हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं रेशियो एनालिसिस का सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में हमने रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था और साथ में लिक्विडिटी रेशियो भी कवर कर लिया था। आज हम देख रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियो। आपको पता है कि आपने क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो का पार्ट देखा था, जिसमें आपने स्ट्रक्चरल पार्ट देखा था, फिर आपने फंक्शनल देखा, उसके बाद आपने इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस के बेसिस पे देखा। रेशियो सारे वही होते हैं, लेकिन देखिए आपको पता है कि क्लासिफिकेशन के बेसिस पे अलग अलग टाइप बन जाते हैं, बस ये पार्ट होता है। तो इसलिए हम जो देखते हैं वो स्कूल के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो जनरली फंक्शनल बेसिस पे देखते हैं, जिसमें मैंने आपको लिक्विडिटी रेशो सारे बता दिए थे। 4 रेशो थे, एक तो अपना करंट रेशो था, एक अपना क्विक या लिक्विड रेशो बोलते हैं वो था, तीसरा था अपना एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो और चौथा था बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशो। अब सॉल्वेंसी में आप देखोगे आज कितने 8 रेशोज़। अब सॉल्वेंसी का मतलब यहाँ पे क्या है, जनरली हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की बात करते हो तो वो तो लिक्विडिटी रेशो में आ गया। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए पेमेंट करने की एबिलिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने फाइनेंस लिया होगा, यानी फाइनेंस अरेंज किया होगा, लोन लिया होगा, डिबेंचर्स इशू किए होंगे, या और कोई भी आपने क्या करी होगी, बोरोइंग ली होगी, तो उस पर क्या पार्ट आएगा, इंटरेस्ट का पार्ट आएगा। और आपको पता है कि अगर मैच्योरिटी पे करते हो सीधा, तो सीधा का सीधा टोटल अमाउंट जो आएगा आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप इंटरेस्ट दे रहे हो, और जो प्रिंसिपल का अमाउंट है वो आपको देना पड़ेगा। जनरली डिबेंचर्स के केस में आपने देखा होगा। लेकिन अगर आपने बैंक से लोन लिया तो ये मान के चलो कि आपको इंस्टॉलमेंट देनी है, तो उसमें क्या आएगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल का पार्ट आएगा। तो जब भी क्या होता है कि हम लॉन्ग टर्म पेमेंट करने की एबिलिटी देखते हैं, या लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर मतलब क्या हो गया, जिन्होंने हमें लोन दिया, या हम पब्लिक की बात करते हैं जिन्हें हमने क्या करा, डिबेंचर्स इशू करा। तो एक तरीके से जो भी हमारे लॉन्ग टर्म के ट्रेड पेबल्स हैं वो हम कैसे पे करेंगे, यानी इंटरेस्ट का पेमेंट कैसे होगा। और दूसरा मैंने क्या बताया, प्रिंसिपल वैल्यू या मैच्योरिटी पे जो अमाउंट है उसका पेमेंट कैसे हो गया, पता चल गया। तभी इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, या लीवरेज रेशियोज बोलते हैं। क्योंकि जब भी आपने लीवरेज का मुझसे चैप्टर पढ़ा हुआ है, वैसे हमारे टॉपिक में लीवरेज नहीं है, लेकिन मैंने आपको बिजनेस फाइनेंस में लीवरेज का पार्ट भी प्रोवाइड कराया हुआ है, जो कि वैसे अब मेरे हिसाब से मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कॉमर्स में नहीं आता। पर फिर भी आपको पता है कि लीवरेज में ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, कंबाइंड लीवरेज आते हैं। तो आपको पता है कि एक अनलीवर्ड फर्म क्या होती है, जो केवल इक्विटी का यूज़ कर रही है, लेकिन एक लीवर्ड फर्म क्या होती है, जो इक्विटी के साथ डेट का यूज़ कर रही है। इसका मतलब क्या कर रही है, वो एक तरीके से फाइनेंस अरेंज कर रही है बाहर से, आउटसाइड से क्या कर रही है, लोन ले रही है, डिबेंचर्स इशू कर रही है, जिस पे उसको एक क्या करना पड़ रहा है, फिक्स रेट पे इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ रहा है। समझ गए। तो इस केस में क्या है, सॉल्वेंसी में क्या बोल रहा है, एक पार्ट जो आएगा वो कवरेज का आएगा, एक पार्ट जो आएगा, एक मिनट, एक पार्ट जो आएगा वो क्या आएगा, आपका कवरेज का आएगा। और एक पार्ट जनरली जो आएगा वो किससे रिलेटेड होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा। इसलिए जनरली इसको कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो बोलते हैं, लीवरेज रेशो बोलते हैं। ये हम किसकी बात करते हैं, फाइनेंस रेशो की बात करते हैं। इन्हें जनरली फाइनेंस रेशो बोला जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पेमेंट के लिए बात करता है, इंटरेस्ट की बात करता है, प्रिंसिपल अमाउंट की बात करता है। जब भी हम कवरेज की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट कैसे पे हो रहा है, या इंटरेस्ट पेमेंट करने की आपकी एबिलिटी क्या है। तो जनरली इंटरेस्ट कवरेज देखते हो तो EBIT अपन क्या करते हो, फिक्स इंटरेस्ट करते हो। क्यों करते हो, क्योंकि जनरली आप ये देखते हो कि आपका प्रॉफिट इतना सफिशिएंट हुआ है कि वो इंटरेस्ट को कवर कर सके। इस तरीके से आप देखते हो, तो ऐसा पार्ट आपको पता चल जाएगा। तभी मैंने आपको शुरू में बता दिया यहाँ पे। अब चलते हैं सीधे अपने रेशोज़ की तरफ, ठीक है। देखिए, जब अब यहाँ पे दे रखा है कि लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज आर कैलकुलेट टू जज द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। तो ये तो अभी हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे मैं जनरली आ गया सीधा वहाँ से जंप करके। तो देखिए यहाँ पे ऊपर दे रखा है सॉल्वेंसी, लीवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो। इसको आप है ना डेट मैनेजमेंट रेशो भी बोल सकते हैं। अब देखिए टोटल मिला के 8 रेशो है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, डेट इक्विटी। अब डेट इक्विटी की बात करेगा तो इसका मतलब क्या है, डेट क्या एक तरीके से एक्सटर्नल है। अगर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद रहता है तो आपको सारा पार्ट याद रहेगा, क्योंकि डेट अपॉन इक्विटी की बात करता है। फॉर्मूला सिंपल है, डेट अपॉन इक्विटी करना है। तो हम एक तरीके से किसके साथ रिलेशनशिप देख रहे हैं, एक्सटर्नल जो भी इक्विटी है उसका इंटरनल इक्विटी के साथ रिलेशनशिप कवर कर रहे हैं। तो टोटल डेट अपॉन इक्विटी। अब देखिए इक्विटी को आप ओनर्स इक्विटी भी बोल सकते हैं, शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हैं, नेट वर्थ भी बोल सकते हैं, प्रॉपराइटर फंड भी बोल सकते हैं, ओनर्स फंड भी बोल सकते हैं। तो आपको पता है कि जनरली किससे रिलेटेड है, जो भी शेयर होल्डर का पार्ट आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट आएगा, वो सारा इसमें ऐड हो जाएगा। और भी चीज़ें जो लेस होती है, जैसे फिक्टिशियस एसेट का पार्ट आएगा, वो मैंने सारा नीचे कवर किया है। अब देखिए मेरे को तो रटा रटा है, यानी मैंने थोड़ा समझ के पर्टिकुलर, मुझे पता रहता है कि डेट इक्विटी रेशो ज़्यादा है तो फर्म को एक तरीके से क्या होगा, ज़रूरी नहीं है कि सही इम्पैक्ट पड़े, बहुत बुरा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि फर्म ने बहुत सारा लोन ले रखा होगा, जो कि हम बोल सकते हैं कि ओनर इक्विटी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो गया, तो पोजीशन सही नहीं है। वो तो बाद में आएंगे,
क्योंकि हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन भी कवर करेंगे। पर हमें ये देखना है कि सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या आता है। तो आप शॉर्ट में याद रखिए शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। जब भी आप याद रखना, शेयर होल्डर फंड हमेशा क्या है, इंटरनल को डिनोट करता है, ठीक, क्योंकि आपको पता है कि किससे रिलेटेड है, ओनर से रिलेटेड है। ठीक, आपको पता है कि ओनर तो क्या होते हैं, एक तरीके से जो भी शेयर्स खरीदते हैं, जैसे मैं परचेज कर रहा हूँ तो मैं ट्रांसफ़र करूँगा यानी बेच दूंगा तो किसी और के पास चले जाएंगे। तो कैपिटल तो पर्टिकुलर जो फेस वैल्यू के बेसिस पे वो तो वही रहेगी। तो फर्म की जो ऑब्लिगेशन रहेगी वो आउटसाइड से रिलेटेड रहेगी, मतलब नॉन करंट लायबिलिटी और करंट, तो इसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे नॉन करंट प्लस करंट लायबिलिटी मिला के क्या बन जाता है, टोटल डेट बन जाता है, या जिसको हम टोटल आउटसाइड लायबिलिटी भी बोलते हैं। याद रख लेना क्या बोलते हैं, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। और अगर आप एसेट का पार्ट देखते हो जो कि आगे काम आएगा, जिसमें आप दो याद रखते हो, नॉन करंट एसेट और करंट। अगर आपको और सिंपल रखना है तो नॉन करंट में आप फिक्स एसेट याद रखिए, इन्वेस्टमेंट याद रखिए और एक लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज याद रख लीजिए। अब देखिए आपको पता है कि डेफर्ड टैक्स एसेट आपकी काम नहीं आती इतनी, ठीक, क्योंकि मैंने तो आपको फॉर्मेट में बता दी। अदर नॉन करंट एसेट इतनी काम नहीं आती। तो जनरली आपको तीन चीज़ें ही याद रखनी है, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और अगर याद रखना है तो दो याद रख लो, क्योंकि फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर आते हैं। और करंट एसेट में तो आपको जनरली याद रहता ही है कि करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर बीआर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट आता है, ठीक, और वो क्या बोलते हैं उसको, जो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का पार्ट आता है, अदर करंट एसेट आते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़े थोड़े पार्ट ध्यान रहते हैं। इससे क्या होगा, आपको आगे का आइडिया होगा, जितने भी आप आगे फॉर्मूले यूज़ करोगे आपको हमेशा याद रहेंगे, कभी भी आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। जैसे आप मुझे पूछेंगे कि सर अगला वाला कौन सा आएगा, तो मुझे ध्यान है प्रॉपराइटरी रेशो आएगा। आप बोलोगे सर उसके अगला वाला कौन सा रेशो आएगा, तो मुझे ध्यान है सॉल्वेंसी, डेट टू टोटल एसेट। आप बोलोगे सर उसके अगला वाला कौन सा आएगा, तो मुझे ध्यान है फिक्स एसेट रेशो आएगा, ठीक, या मैं कैपिटल गियरिंग भी करा सकता हूँ, तो उसका अगला वाला कौन सा आएगा, कैपिटल गियरिंग आएगा। फिर कवरेज के दो रेशो आएंगे, जनरली इस तरीके से आपके पार्ट आ जाएंगे, दो या तीन आएंगे, सॉरी तीन रेशो आएंगे। तो वो ध्यान क्यों है, क्योंकि हमने क्या है ये कवर किए हैं, दो बार देख लिया, तीन बार देख लिया, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे आपको देखना है। तो ये बोला डेट इक्विटी रेशो क्या इंडिकेट करता है, एक्सटर्नल इक्विटी और इंटरनल इक्विटी का। दिस रेशो इंडिकेट हाउ मच मोर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन फंड हैव बीन रिसीव्ड बाय द इंस्टीट्यूशन देन इट्स शेयर होल्डर फंड। जनरली बता रहा है कि जो शेयर होल्डर फंड है, मतलब ओनर्स इक्विटी या इंटरनल इक्विटी की बात कर रहा है, उसके कंपेरिजन में कितने आपने शॉर्ट टर्म लोन यानी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ अरेंज की हुई है। दिस रेशो इज़ फाउंड आउट टू चेक साउंडनेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कि ये इतने ज़्यादा भी नहीं हो। तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, इसका जो आइडियल रेशो रहता है वो रहता है 1:1, ठीक है। अगर मान के चलो कि आपका जो एक्सटर्नल का पार्ट है, क्योंकि देखिए अब आपको समझ में तो आता ही है, तो या तो पहले ये देख लीजिए कि एक्सटर्नल में क्या क्या आता है, जिससे थोड़ा आपको आइडिया हो जाए। तो पहले ये कवर कर लेते हैं चले, फिर उसके बाद समझ लेंगे कि एक तरीके से इसकी सिग्निफिकेंस क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है। एक्सटर्नल इक्विटी, इसका मतलब क्या हो गया, वही आउटसाइड लाइबिलिटीज, जितनी भी आपकी टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी याद रखना। अब देखिए टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी जब भी देखते हो तो उसमें नॉन करंट लाइबिलिटी आता है, उसमें आपने क्या करा, फॉर्मेट अगर देख लिया तो आपको सारा पार्ट पता है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग रटने की जरूरत ही नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग में मैंने क्या बताया था, डिबेंचर्स बताए थे, बॉन्ड बताए थे, जो भी लोन थे वो बताए थे, चाहे मॉर्गेज हो चाहे बैंक से रिलेटेड हो, ठीक। जब क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा पता चल जाता है कि हाँ यार लोन से रिलेटेड या बोरिंग से रिलेटेड जो पार्ट है वो तो नॉन करंट लायबिलिटी के आपको दे रखे हैं। जैसे लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये भी है, पब्लिक डिपॉजिट ये भी है, क्योंकि आपने पब्लिक में डिपॉजिट इशू कर रहे हैं, आपको मैच्योरिटी में ये क्या करना पड़ेगा, पूरा पार्ट पे करना पड़ेगा। और जैसे इसका जो ईयर वाइज या हाफ ईयरली वाइज जैसे भी है वो इंटरेस्ट का पार्ट आपको पे करना पड़ रहा है। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो आपको ये ध्यान है कि सर ने लॉन्ग टर्म बोरोइंग बताया था, फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बताया था, ठीक है, अदर नॉन करंट लायबिलिटी बताया था और लॉन्ग टर्म प्रोविजन का पार्ट बताया था। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन का पार्ट आ गया, ठीक। और कोई आया क्या, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बताया कि इसमें नहीं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि इतने टिपिकल आते ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको दे दिया तो वो भी ऐड कर देना। अब शॉर्ट टर्म लोन आपको दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, इसके साथ साथ करंट लायबिलिटी भी है, तो नॉन करंट भी अब करंट भी है। अब करंट में क्या है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, तो शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया। फिर आपको पता है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की जगह ट्रेड पेबल आता है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन की जगह शॉर्ट टर्म प्रोविजन आता है। अदर कोई आपकी करंट लायबिलिटीज है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बताया, इंटरेस्ट क्या हो गया आपका, वही ड्यू, या हम बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग हो गया लेकिन पे नहीं करा, इंटरेस्ट अक्रू हो गया लेकिन अभी तक ड्यू नहीं हुआ, वो भी तब तक करंट लायबिलिटी में दिखाया जाएगा, तो इसमें आ जाएगा। शेयर होल्डर फंड मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या आएगा, शेयर कैपिटल आएगी। अगर आपको वैसे याद रखना है तो देखिए मैंने आपको बताया शेयर होल्डर फंड मतलब क्या है, बैलेंस शीट के हिसाब से सोचिए कि इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या आता है, पहला पार्ट शेयर होल्डर फंड ही आता है। उसमें क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट को भूल जाइए, क्योंकि जनरली वो दिया हुआ
नहीं होता। तो शेयर कैपिटल में क्या आएगा, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर आएंगे, और रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएंगे, दुनिया भर के रिजर्व जो कि आपने फॉर्मेट में देखे। ठीक, अगर आपको ध्यान है तो कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, देखिए डेबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, बहुत सारे होते हैं, अदर रिजर्व, रिवोल्यूशन रिजर्व, जो भी रिजर्व है सारे के सारे आ जाएंगे। लेकिन इसमें से आप कुछ याद रखना जो एसेट से लिंक है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि पीएनएल के डेबिट पार्ट से लिंक है, कि वो पीएनएल से चार्ज होगी तो वो लेस हो जाएगी। तो आप बोले कि सर ये लेस क्यों करते हैं, एसेट से लिंक है, तो दिमाग लगाइए, आप राइट ऑफ करते हो, क्या करते हो, राइट ऑफ। तो आप किससे राइट ऑफ करते हो, देखिए जैसे मैंने बोला रिजर्व एंड सरप्लस, तो उसमें पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस आता है, क्या आता है, और कैपिटल रिजर्व आते हैं ज़्यादातर, और फ्री रिजर्व आते हैं, जैसे जनरल रिजर्व, ये जनरली क्या है, फ्री रिजर्व है, लेकिन कैपिटल रिजर्व आते हैं आपके जो कैपिटल से रिलेटेड है, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो। अब डिटेल में तो ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा मैं अभी, लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला कि जो भी रिजर्व है, तो आपको पता है कि जब भी आप राइट ऑफ करते हो तो पीएनएल अकाउंट डेबिट या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल रिटर्न ऑफ, अगर आपको गुडविल को ख़त्म करना है, ठीक, टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो भी है, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की बात करते हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम का भी यूज़ कर सकते हो, अंडर राइटिंग कमीशन को राइट ऑफ करते हो तो इसका यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए देखिए यहाँ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इसका मतलब जैसे पीएनएल का आप डेबिट बैलेंस बोल लो, या पहले से जो लॉसेस जमा होते हुए आ रहे हैं। फिक्टिशियस असेट्स, जिसमें क्या आता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिबेंचर, शेयर इशू एक्सपेंसेस, ठीक, डेबेंचर को इशू करने से रिलेटेड एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, या दे दिया मैंने लिखा हुआ, तो याद रखना ये आ जाएंगे। और इंटेंजिबल फिक्स एसेट नहीं आती वैसे, लेकिन कब आएगी, अगर उसकी वैल्यू निल है, मतलब अगर उसकी मार्केट वैल्यू नहीं है, पेटेंट आपने बैलेंस शीट में दे रखे हैं 1 लाख, और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोल दिया कि इसकी वैल्यू कितनी है 40,000, तो इसका मतलब क्या हो, 60 की कोई वैल्यू ही नहीं है, या इसकी वैल्यू बोल दी निल, तो निल का मतलब क्या, पूरे 1 लाख की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो आपको लेस कर देना है, किस में से, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस में से लेस कर देना, याद रखना। और आप बोलते हो सर जब टोटल एसेट लेते हैं ना किसी फॉर्मूले में, तब ये लेने हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये काम के ही नहीं है। रेशो की बात करते हैं तो हमें एक्चुअल कैलकुलेशन चाहिए होती है, जब ये काम के ही नहीं है, ये फिक्टिशियस है, नाम मात्र की एसेट है, जो कि हमें वैसे भी क्या करना है, पीएनएल से या कैपिटल रिजर्व या रिजर्व की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम की बात कर रहे हैं, उनसे राइट ऑफ करना है, तो इनको लेंगे ही क्यों, इसलिए, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हेन एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स आर सबट्रैक्टेड, लेस की जाती है शेयर होल्डर फंड से, तो बैलेंस को क्या बोलते हैं, नेटवर्थ भी बोलते हैं। ये आपको मैंने बताया था, देखिए ओनर्स इक्विटी, इंटरनल इक्विटी, ठीक है, नॉर्मल इक्विटी बोलते हैं, नेटवर्थ बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड बोलते हैं, प्रोपराइटर फंड बोलते हैं, वो सारे किसके नाम है, इनसे रिलेटेड ही नाम है, क्योंकि बाकी सारी क्या होगी फिर आउटसाइड होगी। आउटसाइड में दो आती है जिसको हम टोटल डेट बोलते हैं, ठीक, ठीक है, उसके अंदर दो पार्ट आते हैं, एक तो नॉन करंट आती है और एक करंट, जिसको आप क्या बोलते हो, लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म, ऐसे ही बोलते हो ना, लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट, ये आते हैं। तो जनरली जो रेशो होता है वो किसके बेसिस पे होता है, टोटल डेट के बेसिस पे होता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म डेट का भी यूज़ कर सकते हो, आंसर अलग आएगा, गलत नहीं होगा, आंसर अलग आएगा, गलत नहीं होगा, लेकिन जनरली क्या करते हैं हम प्रेफर कि भाई टोटल डेट का यूज़ कर लेते हैं। अल्टरनेटिवली तो स्कूल में या अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में आप दोनों यूज़ कर सकते थे, ठीक है, एग्जामिनर गलत नहीं करता। तो यहाँ पे यही बोल रहा है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है, जो कि मैंने आपको बोला कि इंपॉर्टेंस बताऊंगा, तो पहले इंपॉर्टेंस देख ही लेते हैं, क्योंकि आपको पता तो चल जाता है कि डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, ज़्यादा आएगा या कम आएगा। अगर डेट का पार्ट ज़्यादा है ऊपर तो ज़्यादा आएगा, ठीक है, अगर मैं बोलूँगा कि इक्विटी का पार्ट नीचे है, ज़्यादा है, तो वो क्या आएगा, कम आएगा। कम क्यों आएगा, क्योंकि इक्विटी का पार्ट नीचे ज़्यादा है और डेट का पार्ट कम है, तो डिवाइड करने पर 1 से कम आएगा। तो आप बोलोगे कि सर कौन सा रेशो सही है, तो मैं क्या बोलूँगा 1:1 रीजनेबल होता है, आइडियल रेशो माना जाता है। अब देखिए इंपॉर्टेंस में जब बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, वही ये रेशियो क्या फाइंड करता है, रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन बाय द कंपनी। सीधी सी बात है कि आपने जो भी लॉन्ग टर्म डेट ली है उसकी आपकी पेमेंट करने की कैपेसिटी क्या है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपको बताया कि अगर पेमेंट करने की कैपेसिटी है तो आप और एडिशनल लोन ले सकते हो। आप बोलोगे सर ऐसा तो नुकसान नहीं होगा कि इंटरेस्ट पे करते रहते। देखिए जब भी हम क्या बात करते हैं कि अगर आपके फेवरेबल में जा रहा है, कहने का मतलब अगर आप क्या कर रहे हो, लोन का पार्ट ज़्यादा ले रहे हो, डिबेंचर इशू कर रहे हो, मतलब बाहर से फाइनेंस ज़्यादा ले रहे हो, इंटरनल पे कम कर रहे हो क्योंकि इतना आपके पास सोर्स ही नहीं है, या क्या पता आपकी जो ऑथराइज कैपिटल थी वो एग्जॉस्ट हो गई हो, आपने यूज़ कर लिया हो, तो आप बाहर से ही लोन ले रहे हो, लेकिन उस केस में आपको बेनिफिट भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि आप शेयर होल्डर की रिटर्न को मैग्नीफाई कर रहे हो। मैग्नीफाई का मतलब क्या है, शेयर होल्डर की रिटर्न बढ़ती जा रही है। अगर हम केई की बात करते हैं, वैसे देखिए आपको ज़्यादा पार्ट देखना है तो आप ज़रूर बिजनेस फाइनेंस के मेरे टॉपिक देख लेना, तब जाके आपको पता चल जाएगा कि मैंने बताया था कि केई मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है। इसका मतलब क्या है, शेयर होल्डर कितना एक्सपेक्ट कर रहा है किससे, कंपनी से, और आर का मतलब क्या हो गया, कंपनी कितना कमा रही है, ठीक, तो कंपनी एक्चुअल में कितना रिटर्न कमा रही है। तो अगर आर इज ग्रेटर देन केई होगा तो इसका मतलब क्या हुआ,
जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि शेयर होल्डर ने एक्सपेक्ट किया और कंपनी इतना तो मिनिमम कॉस्ट अर्न करेगी ही करेगी, लेकिन कंपनी अगर इससे ज़्यादा अर्न कर लेती है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हाँ यार कंपनी ने क्या करा, इक्विटी के साथ डेट का पार्ट अच्छा यूज़ किया है। जैसे मैंने आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बताया था, जिसमें क्या बताया था कि अगर कोई फर्म अनलीवर्ड होती है, अनलीवर्ड का मतलब क्या हो गया, जिसमें सिर्फ वो इक्विटी का यूज़ करती है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब ये नहीं होता इक्विटी याद रखना, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है, ऐसी फर्म जो इक्विटी के साथ डेट का यूज़ कर रही है, जिसके प्रपोर्शन के थ्रू वो शेयर होल्डर की रिटर्न को बढ़ा पा रही है। बढ़ाने का मतलब क्या है, शेयर होल्डर जो एक्सपेक्ट कर रहा है उससे तो बहुत अच्छा ही कमा रही है। तो इसके बाद क्या होगा, फर्म के पास सेविंग होगी, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। फर्म आगे क्या करेगी, यानी कंपनी उसको यूज़ कर पाएगी। तो वो एडिशनल लोन क्यों ले रही है, क्या पता उसको एडिशनल डिमांड हो रही है गुड्स की, ठीक है, मार्केट में उसकी साइज़ बढ़ती जा रही है, तो उस केस में क्या होगा, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है, एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है, तभी तो वो ये कर रही है। तो वो रिस्क लेने की भी कर रही है, क्या कर रही है। तो अब मैं क्या बोलूँगा, इसका मतलब कि अगर हाई रेशो होगा तो रिस्क भी ज़्यादा होगी, अगर लो रेशो होगा तो जिनसे लोन लिया है उनकी रिस्क कम होगी, क्योंकि अगर मैंने कम लोन लिया तो उनको पेमेंट जल्दी कर सकता हूँ, उनको भी रिस्क कम रहेगी कि भाई इसने इतना सारा लोन नहीं लिया हुआ। अगर इतना सारा लोन लिया हुआ है तो उनको डर लगा रहेगा कि हमसे भी लोन लिया है, बाकियों से भी लोन लिया है, और इतने ज़्यादा तो इसके शेयर होल्डर फंड है ही नहीं, मतलब इसकी खुद की अंदर की इक्विटी इतनी नहीं है जितनी इसने बाहर से क्या कर रखी है, अरेंज कर रखी है। तो ये कैसे पे कर पाएगा, ठीक है। तो बाहर से कर रखी है मतलब ऊपर का पार्ट ज़्यादा। तो अगर मैं बोलूँगा ऊपर 2 लाख के पार्ट है और नीचे क्या आपका 50,000 का है, तो आप डिवाइड करके देख लेना, 4:1 आएगा। तो इसका मतलब क्या, इक्विटी सिर्फ 1 है और ये कितना है, डेट 4 है, तो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, ठीक। तो ये बोल रहा है कि जनरली इसलिए 1:1 होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे। तो ये बोल रहा है कि जिसके थ्रू आप लॉन्ग टर्म डेट पे कर सकते हो, एडिशनल लोन ले सकते हो। इसके अलावा ये भी रिवील करता है कि वेदर द फर्म इज़ फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ठीक है, जिसके थ्रू शेयर होल्डर की रिटर्न क्या हो पा रही है, मैग्नीफाई हो पा रही है। फाइनेंशियल लीवरेज भी वही होता है एक तरीके से समझने के लिए। तो आप लीवरेज देखिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, या मैंने शायद ये फेस टू फेस वीडियो एक प्रोवाइड की है, अगर आपको नहीं मिल रही होगी तो मेरे को बताना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो दिख जाएगी, नहीं दिख रही तो मेरे को बता देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दिस रेशो इंडिकेट्स द ओनर्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। ए डेट इक्विटी रेशियो 0.75:1 मीन्स, देखो अब ये एक एग्जाम्पल बता रखा है जिसमें क्या बोल रहा है कि आपको पता है कि जब हमें ना इक्विटी, अब देखिए मैं टाइम क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि पहला रेशो होगा तो दूसरे रेशो जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी की बात करते हो तो आपको पता है कि वो किसके इक्वल होती है, एसेट की, सीधी सी बात। अगर आप शेयर होल्डर फंड लेते हो तो वो आप क्या करते हो, नीचे लिखते हो यहाँ पे, और जब डेट का पार्ट लेते हो तो ऊपर टोटल डेट आते हैं, क्या आते हैं, टोटल डेट आते हैं। तो आपको पता है कि टोटल डेट का मतलब क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो ये तीनों मिला के ही क्या हो गया, एक तरीके से इक्विटी लायबिलिटी के बराबर, और वो एसेट के बराबर हो गए। तो ये रेशो क्या इंडिकेट करता है, ओनर्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। तो फर्म की जो टोटल एसेट है, मतलब इक्विटी एंड लायबिलिटी मान लो, उसमें से ओनर ने कितना इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर 0.75:1 रेशो है डेट इक्विटी का, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर टोटल एसेट में हम बोल सकते हैं कि 1 रुपये किसने इन्वेस्ट किया, 1 रुपये हम बोल सकते हैं शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया, या आप ऐसे बोल सकते हो कि 75 पैसे अगर डेट में इन्वेस्ट किया तो 1 रुपये किस में इन्वेस्ट होगा, इक्विटी में होगा। ऐसे भी बोल सकते हो, ऊपर नीचे कैसे भी बोलिए चल जाता है। तो ये बोला दैट इफ ओनर्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन टोटल एसेट इज इक्वल टू ₹1 देन आउटसाइडर कैपिटल इज इक्वल टू 75 पैसे ओनली। तो जहाँ तक मैं दिमाग लगाऊँ तो टोटल मिला के एसेट कितनी होगी, 1.75 पैसे। क्योंकि आप दिमाग लगाइए कि अगर यहाँ पे इक्विटी का पार्ट जो बोल रखा है, डेट अपॉन इक्विटी बोल रहे हैं, अगर इक्विटी 1 रुपीज़ है तो डेट 0.75 है, तो इसका मतलब टोटल असेट कितनी होगी, 1.75। ये मत बोल देना 1 होगी, ठीक है, ये नहीं होता इसका मतलब। क्योंकि आपको पता है कि मान के चलो अगर मैं बोलता हूँ कि इक्विटी 25 पैसे थी, टोटल 1 रुपीज़ की टोटल असेट थी, 1 रुपीज़ की टोटल असेट थी, उसमें से इक्विटी 25 पैसे थी, 25 पैसे, और डेट कितना था, 75 पैसे बाकी। तो आप देख सकते हैं जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3:1, यही तो आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3/1 मतलब 3:1 आ गया। तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर एक इक्विटी है तो 3 गुना डेट है। तो टोटल 1 रुपीज़ के अंदर ले रहे हैं ना, तो वैसे हम 1.75 रुपीज़ में बोल रहे हैं कि 1 क्या है आपका इक्विटी का पार्ट है और 75 पैसे क्या है डेट का पार्ट है, जो कि एक तरीके से किसको डिनोट कर रहा है, आपके लो रेशो को डिनोट कर रहा है। अगर लो रेशो होगा तो उस केस में क्या होंगे, डेट कम होंगे, डेट कम होंगे तो क्या होगा, उस पर जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो फर्म जल्दी पे कर पाएगी, तो फर्म के लिए रिस्क की पोजीशन कम रहेगी, फर्म के लिए इतनी रिस्क नहीं रहेगी। और हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म जो भी क्रेडिटर मतलब जो लोन देने वाले हैं उनकी सेफ्टी रहेगी,
उनको क्या होगी, एक तरीके से सेफ्टी मिलती रहेगी कि भाई हाँ हमें पेमेंट मिल जाएगा। तो ए लो रेशो प्रोवाइड सफिशिएंट सेफ्टी टू लॉन्ग टर्म क्रेडिटर एंड ए हाई रेशो इंडिकेट रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन ऑफ द फर्म। ठीक है, तो जब भी हाई रेशो होगा एक तरीके से क्या होगा, रिस्क की पोजीशन होगी, लेकिन जहाँ रिस्क वहाँ पे शेयर होल्डर को ज़्यादा कमाने की उम्मीद रहेगी। कब, अगर उनकी आर यानी कंपनी की आर जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, मतलब शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा कमा रही है, तो उस केस में क्या होगी, कंपनी और ज़्यादा बूस्ट होगी, और ज़्यादा क्या होगी, प्रेरित होगी, और ज़्यादा आगे बढ़ने की सोचेगी, मतलब और ज़्यादा लोन लेने की सोच सकती है। तो ये बोल रहा है, यहाँ पे पढ़ के देखिए, बट हाई डेट इक्विटी रेशो इज़ फेवरेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। बोल दिया, पहले बोल दिया कि एक तरीके से रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है हाई रेशो, ठीक है, लेकिन साथ में क्या बता रहा है, ये इक्विटी शेयर होल्डर के लिए फेवरेबल होगा इफ़ अर्निंग रेट इज़ ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उससे अर्निंग रेट ज़्यादा हो, मतलब आर इज़ ग्रेटर देन के यू। नॉर्मली रीजनेबल क्या होता है, डेट इक्विटी रेशो 1:1 मैंने आपको बोला। अब देखिए ये बोल रहा है कि कुछ स्कॉलर क्या करते हैं, टोटल डेट में जो है ना करंट लाइबिलिटी बोलते हैं ना उसको नहीं लेते हैं और सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला लेना है तो ये ले लो, और अगर आपको लॉन्ग टर्म डेट वाला लेना है तो ये ले लो। नीचे तो सेम ही रहेगा, नीचे कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन कवर कर रखा है तो कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जल्दी जल्दी कवर करूंगा क्योंकि सिंपल पार्ट है। इक्विटी शेयर कैपिटल किस में आएगा आपका, इंटरनल इक्विटी में आएगा, प्रेफरेंस शेयर भी आएगा, जनरल लेजर आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आएगा। सिंपल पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे डिबेंचर्स, बैंक लोन, ये जनरली क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी, और क्रेडिटर बीपी के आपका करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। ये मिला के हो गया टोटल डेट, और ये आपका क्या हो गया एक तरीके से इंटरनल इक्विटी का पार्ट, यानी ये एक्सटर्नल हो गया, आउटसाइड लाइबिलिटी या टोटल डेट बोल दीजिए, और ये शेयर होल्डर फंड का पार्ट आपका हो गया। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये आ रहा है आपका 850, और ये टोटल करके देख लेना, ये आ रहा है 4 लाख 5 लाख, तो ये 6 लाख 50 आ रहा है। तो देख सकते हैं 850 डिवाइड बाई 650 1.31:1 आ गया। नीचे मैंने सब कुछ सॉल्व करके दे रखा है आपको, इंटरनल इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी का पार्ट क्या है। ठीक है, 1 मिनट, ये जो दे रखा है आपका पार्ट, ये जो लिखा हुआ है ये मत ध्यान देना, बस ये तो मैं हटा दूंगा क्योंकि ये डबल डबल आ गया। लेकिन देखिए ये कैलकुलेट हो रखा है और ये कैलकुलेट हो रखा है, ये 850 आ रखा है और ये 650 आ रखा है। तो सिंपल बात है, अगर कोई भी मिस्टेक है तो जरूर बता देना, पीडीएफ में क्या कर दूंगा सही कर दूंगा, क्योंकि देखिए मैनुअल मिस्टेक तो हल्की हो ही जाती है। अब अगर हम लॉन्ग टर्म डेट की बात करेंगे कि टोटल डेट की जगह लॉन्ग टर्म डेट, तो करंट लायबिलिटी हटा दीजिए। अब देखिए करंट लायबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म डेट, ठीक है ना। तभी मैंने बोला कि आप अपने माइंड में एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल कैसे भी याद रखिए। तो मैं तो ये याद रखता हूँ, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि वही माइंड में सोच लेता हूँ। कभी कभी क्या होता है, आपको है ना ये पर्टिकुलर फॉर्मूला दे रखा होता है, उसके लिए आपको टोटल असेट दी हुई होती है। टोटल असेट का मतलब क्या होता है, टोटल लाइबिलिटी होती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, याद रखना, टोटल ऑफ बैलेंस शीट बोल लेता है, तो इसका मतलब क्या है, वो टोटल असेट है इज इक्वल टू टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी है, याद रखना। तो इससे आपको कभी कभी कुछ ना कुछ मिसिंग पार्ट निकालना पड़ सकता है। तो वैसे ही जब भी हम किसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे क्रेडिटर बीपी की, तो ये करंट लाइबिलिटी और ये नॉन करंट है। तो टोटल डेट में से ये हटा दो, तो क्या बच गए, सिर्फ लॉन्ग टर्म के यही बच गए 8 लाख। तो आप डायरेक्ट देखना चाहो तो डायरेक्ट देख लो, डायरेक्ट आपको पता ही चल रहा है। तो आपको पता है कि लॉन्ग टर्म डेट कितने 8 लाख है, 6 लाख प्लस 2 लाख डिवाइड बाई 650, तो क्या आ गया 1.23:1 आ गया। अब इलस्ट्रेशन 8 देखिए। अब इलस्ट्रेशन 8 देखो, सिंपल सा पार्ट है, लेकिन कभी कभी लोगों को टिपिकल लगने लग जाता है। वैसे इतना टिपिकल भी नहीं है। ये बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, और किसके बेसिस पे करना है ये पढ़ के देखना, लॉन्ग टर्म डेट। अब आप पढ़ते नहीं हो और जल्दीबाजी में एक तो टोटल डेट कर लेते हो, यहाँ बोल रखा है स्पेसिफिकली तो लॉन्ग टर्म डेट लेना है। अब देखिए अगर आपको एक्सटर्नल लाइबिलिटी दे रखी है, एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया, आउटसाइड लाइबिलिटी। अब टोटल दे रखी है, टोटल एक्सटर्नल या सिर्फ एक्सटर्नल बोले तो आपको पता है कि इसमें नॉन करंट भी है और करंट भी है, नॉन करंट भी है और करंट भी है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, करंट लायबिलिटी हटानी पड़ेगी। तो जैसे ही आपने नॉन करंट में से करंट हटाई तो क्या ही आपकी लॉन्ग टर्म डेट आ गई। यानी टोटल में से, मैं नॉन करंट बोल रहा था शायद, टोटल में से जैसे आपने करंट हटाई तो आपकी नॉन करंट आ जाएगी। टोटल में से मतलब क्या हो गया, जो भी आपके टोटल डेट हैं, तो टोटल डेट में से अगर आपने करंट हटा दिया तो नॉन करंट का पार्ट आ जाएगा। तो कितना आ गया, 250 आ गया। शेयर होल्डर फंड की बात करोगे तो कैसे निकलता है, तो आप अपने माइंड में याद रखिए इक्विटी एंड लाइबिलिटी एंड असेट। तो आपको पता है कि यहाँ पे शेयर होल्डर फंड आता है, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी आती है, फिर करंट आती है। ठीक है, अब अगर आपको एक्सटर्नल लाइबिलिटी पता है और आपको शेयर होल्डर फंड नहीं पता, तो आप क्या करोगे, अगर आपको टोटल असेट पता होती
तो वो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी होती है। ये आपको टोटल ऑफ बैलेंस शीट बोल ही दिया, तो इसका मतलब क्या है, वही टोटल एसेट है, वही टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी है, क्योंकि टोटलिंग मैच होती है। तो इसका मतलब अगर 8 लाख में से आप एक्सटर्नल मतलब 3 लाख हटा दोगे, इसका मतलब करंट प्लस नॉन करंट हटा दोगे, तो बाकी 5 लाख जो बचेंगे वो किसके बचेंगे, शेयर होल्डर फंड के बचेंगे। तो 250 अपॉन 5 लाख कर दो तो 0.5:1 आ जाएगा। ठीक, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि शेयर होल्डर फंड अच्छे हैं और डेट का पार्ट इतना नहीं है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल जो भी हैं या लॉन्ग टर्म से रिलेटेड जो भी लाइबिलिटी है वो आराम से उस पर इंटरेस्ट का पार्ट भी पे हो जाएगा, और प्रिंसिपल जो भी ऑब्लिगेशन है, कहने का मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट का पार्ट है क्या पता वो भी जनरली पे हो जाएगा, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि वो 1 से कम है। तो नॉर्मल हम रीजनेबल रेशो क्या बोलते हैं, 1:1 है, कहने का मतलब ये पार्ट है। इससे कम हुआ तो अच्छी बात है, इससे ज़्यादा हुआ तो रिस्क की पोजीशन हो सकती है। किसके लिए, लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल के लिए, कि क्या पता कंपनी से उनको पर्टिकुलर जो अमाउंट है वो नहीं मिल पाए। लेकिन कभी कभी थोड़ी थोड़ी जो रिस्क की पोजीशन है वो कंपनी के लिए सही भी हो सकती है, अगर वो ज़्यादा रिटर्न अर्न कर रही है। किसके कंपैरिजन में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कंपैरिजन में। मतलब जो भी आपको मान के चलो, देखो अगर आप लोन लेते हो तो उस पर क्या जनरली हम कॉस्ट क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इंटरेस्ट से अच्छा आप उस साल कमा रहे हो, जनरली ये बोल सकते हैं। तो इंटरेस्ट एक तरीके से आपकी कॉस्ट है और उससे अच्छी आप रिटर्न कमा रहे हो, तो आर इज ग्रेटर देन के ही बोलते हैं। तब जाके हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर की रिटर्न मैग्नीफाई हो पा रही है और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की अप्रोच हो रही है। या हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से लीवरेज पोजीशन के थ्रू फर्म अच्छा कमा पा रही है। लीवरेज पोजीशन का मतलब क्या हो गया, इक्विटी के साथ डेट सफिशिएंट मिक्स कर रही है। बहुत ज़्यादा होने पे भी क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है। इसलिए रेशो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही रहना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। ठीक, अब देखिए कम का मतलब क्या हुआ, क्या पता फर्म है ना एक तरीके से रिस्क नहीं ले रही, तो फर्म इतना प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर पा रही होगी, तो फर्म को थोड़ी सी रिस्क लेनी चाहिए, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक, अब प्रॉपर्टी रेशो की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी रेशो देखिए अब इसको भी आपको याद रखना है। तो ऐसे याद रखिए कि आपको अब क्या करना है, जैसे आपने ऊपर पढ़ा तो आपने ऊपर एक लाइन मुझसे पढ़ी, कौन सी वाली, ये वाली जो मैं बता देता हूँ। ये लाइन पढ़ी, द रेशो इंडिकेट्स द ओनर्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। तो जनरली ये एक तरीके से मेरे को तो सेकंड लाइन की तरह लगती है, यानी सेकंड जो आपका ये अभी मैं बता रहा हूँ प्रॉपर्टी रेशो उसका ही पार्ट लगता है। लेकिन फिर देखिए इसकी वजह से थोड़ा सा आपका चेंज हो गया, और क्या बताया था कि अगर एक की क्या है, मैंने क्या बताया था अभी, अगर एक की इक्विटी है तो 75 पैसे के डेट है, क्योंकि रेशो ये आ रहा था। इसका मतलब ये अगर 1 रुपये की इक्विटी है किस में से, टोटल असेट में से, टोटल असेट में से, तो इसलिए रेशो थोड़ा क्या हो गया था, चेंज हो गया था। लेकिन यहाँ पे जो रेशो देखोगे जनरली इसमें क्या दे रखा है, तो अगर आपको वो लाइन ध्यान नहीं रखनी तो मत रखिए, क्योंकि देखिए सिर्फ आपको हाई और लो का ध्यान रखना होता है, वो तो मैंने ऐसे ही ऐड कर दी थी। यहाँ पे जब भी आप देखोगे तो देखिए प्रॉपराइटरी रेशो, प्रॉपराइटरी मतलब क्या हो गया, शेयर होल्डर, ओनर, प्रॉपराइटर, तो प्रॉपराइटर फंड अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल असेट, क्या हो जाएगा, टोटल असेट। तो टोटल असेट में प्रॉपराइटर फंड का कितना हिस्सा है, टोटल असेट में प्रॉपराइटर फंड का कितना हिस्सा है। अगर आप डेट अपॉन इक्विटी बोलोगे तो उन दोनों का मिला के टोटल असेट बनती है, याद रखना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे टोटल असेट आपको नीचे दे रखी है, उसमें से शेयर होल्डर फंड का कितना हिस्सा है। ठीक, तो ये बोला दिस रेशियो मेजर्स टू व्हाट एक्सटेंट शेयर होल्डर फंड आर इन्वेस्टेड इन फाइनेंसिंग द टोटल एसेट ऑफ द फर्म। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने टोटल एसेट का फाइनेंस किया, देखिए आपको रिसोर्स की ज़रूरत है, यानी आपको एसेट्स की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको कुछ फाइनेंशियल रिसोर्स की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए दो रिसोर्सेज होते हैं, एक तो आप इंटरनल फंड की हेल्प ले सकते हो, दो टाइप के फंड होते हैं, आप इंटरनल फंड की हेल्प ले सकते हो और आप एक्सटर्नल। एक्सटर्नल आपको पता है क्या होता है, जनरली नॉन करंट और करंट लायबिलिटी, और इंटरनल क्या होते हैं, शेयर होल्डर फंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप शेयर्स इशू कर रहे हो, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, आपके पास रिटेन्ड अर्निंग पड़ी हुई है, तो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस की बात कर रहे हैं, समझ गए। अब देखिए वो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऊपर मैंने बता दिया। टोटल एसेट का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, अभी बताया था। नॉन करंट में क्या आती है आपकी, फिक्स रेट आती है, फिक्स में आपकी 4 आती है, पर जनरली आप नॉर्मली पढ़ोगे तो टेंजिबल और इंटेंजिबल आपको ध्यान रहेगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया था, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और याद रखना है तो डेफर टैक्स असेट नेट, ठीक है, और एक और याद रख लेना अदर नॉन करंट असेट। अगर कोई लॉन्ग टर्म के ट्रेड रिसीवल हो 12 महीने से ज़्यादा के, वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे नॉन करंट असेट में। करंट असेट में आपको पता है, मैंने बताया था। तो जनरली क्या होता है आपके 6 टाइप के पार्ट होते हैं, तो वो ज़रूर याद रखिए। नॉर्मल याद रखते हो तो कैश, बैंक, इन्वेंट्री, ऐसे याद रख लेना, कैश, बैंक, इन्वेंट्री, डेटर्स, BR, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। अगर आपको ऐसे याद रखने शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़,
करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसे याद रखोगे तो भी सही रहेगा। इंपॉर्टेंस क्या बोल रखा है, आप सोचिए कि अगर ये ज़्यादा रेशो रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा ही है। इट इंडिकेट साउंड फाइनेंशियल पोजिशन और से मोर प्रोपराइटर्स फंड आर इन्वेस्टेड इन द कंसर्न। द लोअर द रेशो द ग्रेटर इज द रिस्क टू क्रेडिटर। तो उस केस में क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जितना ये कम होगा उस केस में ओनर की इक्विटी उतनी ही कम है। यानी अगर मान के चलो कि आपका रेशो क्या 0.3 आ रहा है, क्या आ रहा है, आंसर जो आया वो 0.3, इसका मतलब क्या है, देखिए अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एग्जांपल मानिए कि आपकी 100 रुपये की टोटल असेट है, उसमें 30 रुपीज़ शेयर होल्डर फंड है, तभी तो आपका 0.30 आया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 100 रुपये की टोटल असेट मानी और मैंने जानबूझ के आपको बोला कि आपका आंसर 0.3 आया, तो मैंने एग्जाम्पल ही जानबूझ के ऐसा बना दिया जिसमें क्या बोल दिया कि जो प्रोपराइटर फंड का पार्ट 30 है। तो आप खुद सोचिए कि टोटल असेट का मतलब क्या है, टोटल असेट इज इक्वल टू इक्विटी एंड लायबिलिटी, यही तो है। तो इसका मतलब क्या है, टोटल असेट जो भी आप फाइनेंस कर रहे हो वो किसके थ्रू फाइनेंस कर रहे हो, इक्विटी एंड लायबिलिटी के थ्रू कर रहे हो, जिसमें से प्रोपराइटर फंड 30 रुपीज़ है, तो बाहर की लायबिलिटीज़ कितनी है, 70 रुपीज़। अब ये ज़्यादा हो गया, ज़्यादा होने का मतलब क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी ज़्यादा है, मतलब लोन वोन का पार्ट ज़्यादा है। तो उस केस में जो क्रेडिटर्स हैं, मतलब जिनसे लोन लिया है, उनको रिस्क ज़्यादा हो रही है। उनको क्या लग रहा है कि क्या पता कंपनी डूब जाए, तो हमारा सारा का सारा पैसा ही डूब जाएगा। तो अगर कंपनी का रेशो लोअर है तो सामने वाले जिन्होंने लोन प्रोवाइड किया, मतलब जितने भी ट्रेड पेबल्स हैं, चाहे लॉन्ग टर्म के चाहे शॉर्ट टर्म पे, तो उनकी रिस्क क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो ये क्या होगा, हम बोलेंगे जितना हायर रहेगा उस हिसाब से क्या होगा, सामने वाले के लिए भी बेटर रहेगा, मतलब क्रेडिटर्स के लिए भी अच्छा रहेगा और फर्म के लिए भी अच्छा रहेगा, ऐसे बोल रहा है। ठीक, फिर इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो कि देखिए अगर आप क्या करोगे, प्रोपराइटर फंड का यूज़ करते हो तो यानी शेयर होल्डर फंड का यूज़ करते हो, तो इसका मतलब क्या है, आप बाहर पे बहुत कम डिपेंडेंट हो, आप एक्सटर्नल जो भी लाइबिलिटी है उस पर क्या हो, कम डिपेंडेंट हो, सेकंड वाले केस में। अब देखिए जो सॉल्वेंसी रेशो होता है, सॉल्वेंसी रेशो उसका फॉर्मूला होता है डेट टू टोटल असेट, ठीक है, डेट अपॉन टोटल असेट। तो डेट अपॉन टोटल असेट अगर आपको ध्यान नहीं रहता तो आप याद रखिए कि हम बोल सकते हैं कि देखिए ये जो प्रॉपराइटरी रेशो है ये जनरली आपका आया, तो ये आपने कौन सा प्रपोर्शन लिया, प्रॉपराइटर फंड या शेयर होल्डर फंड लिया। अगर आप देखोगे मैंने बोला टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है, और इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या है, दो प्रपोर्शन होते हैं, एक तो आपका इंटरनल आता है और एक आपका एक्सटर्नल आता है। अगर आपने इस फॉर्मूले की जगह यहाँ पे एक्सटर्नल का पार्ट ले लिया, मतलब डेट का पार्ट ले लिया, तो वो सॉल्वेंसी रेशो हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेट टू टोटल एसेट। तो अगर आपका यहाँ पे आंसर 0.30 आ रहा है, जैसे मेरे एग्जाम्पल में था, तो मैंने क्या बताया, बाकी 70 रुपीज़ जो पार्ट है वो किसका होगा, डेट का, ठीक है। तो 70 अपॉन 100 करोगे टोटल असेट में, तो आंसर क्या आएगा, 0.70। तो इसका मतलब क्या, अगर आप 1 में से 0.30 हटा देते, यानी 1 में से प्रॉपराइटी रेशो हटा देते, तो भी आपका सॉल्वेंसी रेशो आ जाता। तो आपको फॉर्मूला याद हो गया कि टोटल असेट के अंदर से ही निकलते हैं, तो सॉल्वेंसी रेशो का फॉर्मूला क्या दे रखा है, टोटल डेट अपॉन टोटल असेट, ठीक है, जनरली आ गया, और 1 माइनस प्रॉपराइटरी रेशो, 1 में से अगर प्रॉपराइटरी भी लेस करोगे तब भी सॉल्वेंसी निकल के आ जाएगा। टोटल डेट का मतलब क्या है, ऊपर हमने कवर कर लिया था, फिर भी यहाँ पे आपको वापस से लिखा हुआ दे रखा है, चाहे पढ़ लेना, ठीक है, आपके काम आ जाएगा। इंपॉर्टेंस, दिस रेशो एग्जिबिट टू व्हाट एक्सटेंट टोटल लोन ऑफ द फर्म आर सिक्योर्ड बाय टोटल असेट। अब देखिए ऊपर क्या बताया कि जो भी टोटल असेट है, तो आपको पता है कि टोटल असेट्स के लिए जो भी आपने फाइनेंसिंग का प्रोसेस किया है, तो उसके लिए इंटरनल का कितना यूज़ किया, वैसे हम क्या बोलेंगे, टोटल असेट के लिए आपने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का, मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी का कितना यूज़ किया। आपको पता है कि ये जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, जो भी क्रेडिटर है, जो भी लोन प्रोवाइडर है, उनके लिए रिस्क ही रहेगा। तो बोल रहा है इफ टोटल असेट आर मोर देन एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब देखिए उल्टा बोल दिया, अगर टोटल असेट ज़्यादा है एक्सटर्नल लायबिलिटी से, इसका मतलब क्या है, रेशो कम आता जाएगा, वो एक से ज़्यादा नहीं आएगा, एक से कम आएगा। तो उस केस में क्या है, देन मोर सिक्योरिटीज़ विल बी अवेलेबल टू लोन प्रोवाइडर क्रेडिटर। इसका मतलब क्या है, अगर टोटल असेट ज़्यादा है और डेट का पार्ट कम है, तो क्रेडिटर एक तरीके से सेटिस्फाइड है, और क्रेडिटर को पता है या लोन प्रोवाइडर को पता है, बैंक्स को पता है कि कंपनी हमें पे कर लेगी आराम से, क्योंकि कंपनी के पास एसेट भी बहुत ज़्यादा है और कंपनी ने अपनी एसेट्स भी गिरवी हमें रख रखी है। तो अगर वो पे नहीं कर पा रही तो उनकी एसेट हम बेच देंगे। यानी एक तरीके से उन्होंने जो भी प्राइमरी सेकेंडरी सिक्योरिटी दे रखी है कि उन्होंने, कंपनी ने बैंक्स को, तो बैंक को पता है कि हम आराम से क्या करेंगे, लोन का अगर जो भी अमाउंट हमें नहीं मिलेगा तो उन सिक्योरिटी को बेच के उठा सकते हैं, तो रिस्क कम है। उसके ऊपर, उसके ऑन कॉन्ट्ररी मतलब क्या हो गया, उसके अपोजिट में, मतलब इसके विपरीत क्या होगा, अगर टोटल असेट कम है और एक्सटर्नल लायबिलिटी ज़्यादा है, मान लो कि 1 लाख आ गया ये, और एसेट सिर्फ कितने की है, 50 की, तो इसका मतलब लोन ज़्यादा है और एसेट तो बहुत कम है,
तो क्या आ गया 2:1, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक, तो इस केस में रिस्क की फाइनेंशियल पोजीशन हो जाएगी। तो सेम ऊपर से लिंक करके देखिए आ जाएगा। अब देखिए इलस्ट्रेशन 9 और 10 जनरली किससे रिलेटेड है, 3 रेशो आपको पता करना है, डेट इक्विटी, प्रोप्राइटरी, सॉल्वेंसी। अब देखिए मैं आपको इसमें जल्दी जल्दी बताऊंगा। जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये किसका पार्ट है, नॉन करंट लायबिलिटी का है, ये करंट लायबिलिटी का। नॉन करंट प्लस करंट जोड़ के क्या हो जाता है आपका, टोटल डेट आ जाता है। तो डेट इक्विटी के लिए आपको पता है कि 50 प्लस 75 125, 125 प्लस 37 500, 162 500 आ जाएगा। ठीक है। अगर इंटरनल की बात करते हो तो इंटरनल का मतलब क्या होता है, सोचिए। इंटरनल का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। तो आपने बोला सर शेयर होल्डर फंड के लिए, मैंने माइंड में सोचा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में मैंने देखा इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट इक्वल होते हैं। अगर नॉन करंट एसेट और करंट एसेट जोड़ देता हूँ, यानी 270 प्लस 67 500 जोड़ देता हूँ, तो कितना आता है, 337 500 आता है। अगर 337 500 में से मैं जो एक्सटर्नल लायबिलिटी हटा दूंगा, अगर 337 500 मेरी टोटल असेट है, जो कि किसके बराबर है, इक्विटी एंड लायबिलिटी के। इक्विटी लायबिलिटी को यहाँ पुट कर दिया कि 337 500 है, क्योंकि टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है। अब उसमें से अगर आपको एक्सटर्नल लायबिलिटी पता है 162 500, तो 337 500 में से 162 500 हटा दो, बाकी क्या आएगा, 1,75,000 आएगा। इस तरीके से दिमाग लगाइए, आपका डेट इक्विटी निकल के आ गया। अब देखिए प्रॉपराइटरी, तो प्रॉपराइटरी फंड अपॉन टोटल असेट। ठीक है, टोटल एसेट अभी क्या थी, 337 500। प्रॉपराइटरी फंड कितना निकला, इंटरनल इक्विटी शेयर होल्डर फंड 175। तो क्या आएगा रेशो, 175 अपॉन 3,37 500। तो आपका निकल के आ जाएगा जो भी रेशो निकल के आया। फिर आप सॉल्वेंसी बोलोगे तो सॉल्वेंसी डेट टू टोटल एसेट। ठीक है। यहाँ पे सॉल्वेंसी देखिए, मेरे को तो पता है कैसे आ रहता है। मैं तो अगर पहले समझाता था, जैसे पहले मेरे को ध्यान नहीं रहते थे, तो मैंने खुद की स्टोरी बनाई हुई थी कभी कभी, कि देखिए जैसे क्या करते हो कि आप फादर से बहुत गलत बात करते हो, तो आप फादर को क्या बोलते हो कि डैड तू मुझे सारी एसेट दे दे। तो इसलिए मेरे को क्या है, हमेशा याद रहता है डेट टू टोटल एसेट, क्योंकि मैं सबको बताता रहता हूँ यही स्टोरी, कि अगर आप भूल जाओ तो याद रख लेना डेट अपॉन टोटल एसेट। क्योंकि सॉल्वेंसी में क्या होता है, लोगों को ध्यान नहीं रहता। प्रॉपराइटरी में क्यों ध्यान रहता है, क्योंकि प्रॉपराइटरी फंड ऊपर है अपॉन टोटल एसेट। डेट इक्विटी सिंपल पार्ट, डेट ऊपर इक्विटी नीचे, यानी एक्सटर्नल ऊपर इंटरनल नीचे। इंटरनल मतलब क्या हो गया, शेयर होल्डर फंड, सबको याद रहता है। तो ये तीनों एक बार निकाल के देख लेना। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया, सेकंड देखिए आ गया 175 अपॉन 337 500, और आपको पता है कि प्रॉपराइटरी का जो रेशो निकला वो निकला कितना, 0.52। तो अगर आप सॉल्वेंसी की बात करोगे तो 1 में से 0.52 गया, ऐसे भी निकल सकता है। या टोटल डेट आपने पहले रेशो में निकाला हुआ है और जो टोटल असेट है वो आपने दूसरे रेशो में निकाला हुआ है, या पहले में ही निकाल लिया था, क्योंकि आपको पता है कि टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है। सिंपल बात। ठीक है। जैसे टोटल ऑफ बैलेंस शीट की बात कर रहा है, टोटल एसेट मतलब क्या है, बैलेंस शीट का टोटल ही तो है, तो इसका मतलब इक्विटी लायबिलिटी के बराबर होता है। तो ये सोच के कीजिए, और एक्सटर्नल लायबिलिटी हटा दीजिए तो इंटरनल आ जाएगी। ऐसे याद रखना है आपको। ठीक। और अब 10 देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें बोल रखा है वही डेट इक्विटी, प्रोप्राइटरी, सोल्वेंसी, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, करंट लायबिलिटी, जनरल रिजर्व, गुडविल, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दे रखा है, लॉस दे रखा है। क्या दे रखा है, लॉस। तो आपको बताइए लेस हो जाएगा, याद रखना। ठीक है। अदर नॉन करंट एसेट दे रखी है, तो आप देख सकते हो गुडविल आपकी क्या है, नॉन करंट एसेट है। अब आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 5 लाख ही रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा, तो इसका मतलब इसकी रियलाइजेबल वैल्यू है। ठीक है, इसकी रियलाइजेबल वैल्यू है, तो इसका मतलब है, तो इसका मतलब इसको बुक्स में लेना है, इसका मतलब इसको दिखाना है। दिखाना है तो आप क्या करोगे, अदर नॉन करंट एसेट्स के साथ साथ इसको भी, गुडविल को भी जोड़ोगे, करंट एसेट भी जोड़ोगे तो टोटल एसेट बन जाएगी। अगर टोटल एसेट कहीं आपके काम आ रही है, जैसे यहाँ काम आएगी और यहाँ पे काम आ जाएगी। 8% डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है, और करंट एसेट आपको दे रखी है लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, ये भी आपकी नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है। तो नॉन करंट के साथ करंट लायबिलिटी जोड़ देना। देखिए ऊपर नीचे पार्ट हो गया, लेकिन यही आपको आना चाहिए, ये नहीं कि हर चीज़ सीक्वेंस में दे रखी हो, ऊपर नीचे हो। तो करके देखना, अगर आपको दिक्कत होती है तो बताना, क्योंकि बेसिक पार्ट है, सबसे सिंपल पार्ट है। ठीक। अगर कोई आपको समझ में नहीं आ रहा इसमें पॉइंट, तो ज़रूर पूछ लेना, ये आपके लिए है, ज़रूर करके देखना, सिंपल सा पार्ट है। अब देखिए आपको बोल रहा है फिक्स एसेट्स रेशो का पार्ट। आप बोलोगे सर जब आपने पिछली बार थ्योरेटिकल पार्ट बताया था, तो उसमें आपने जो अभी ऊपर पॉइंट बताए थे शुरू में आते ही, यानी वीडियो के स्टार्टिंग में, तो आपने बताया 8 रेशो हैं। तो आपने पिछली बार जब उसका थ्योरेटिकल पार्ट बताया तो आपने लिखा था फिक्स असेट टू नेटवर्थ, जाके पिछली वीडियो में देख लेना। अब देखिए मैंने उसको हटा दिया, क्योंकि मैंने उसको इसलिए हटाया क्योंकि देखिए फिक्स असेट रेशो सही रहता है। नेटवर्थ का जो रेशो है ना, फिक्स असेट टू नेटवर्थ, वो तो 2 टाइप से निकल सकता है। क्योंकि आप सोचिए कि अभी जो मैंने आपको ये रेशो बताया,
कहाँ गया, ये सॉल्वेंसी का। अब देखिए टोटल असेट के जनरली हम दो पार्ट बोलते हैं, एक तो फिक्स असेट होती है जब भी हम रेशो का पॉइंट कंसीडर करते हैं, और एक करंट असेट होती है। तो अगर आप चाहो तो इसके दो पार्ट निकालते हुए कर सकते हो, ठीक है, यानी इस फॉर्म में आप जनरली कर सकते हो यूज़। लेकिन अब ये तो सॉल्वेंसी से रिलेटेड हो गया, तो एक मिनट रुकना, इससे रिलेटेड सही हो जाएगा, हाँ, प्रॉपराइटरी से रिलेटेड। टोटल असेट में दो पार्ट होते हैं, फिक्स असेट और करंट असेट। तो आप चाहे तो इसके दो सब पार्ट भी बना सकते हो और बोल सकते हो कि फिक्स असेट्स टू नेटवर्थ, फिक्स असेट टू नेटवर्थ। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फिक्स असेट अपॉन नेटवर्थ। ये आपने बड़े क्वेश्चन जब भी करते थे आप अपने बीकॉम में एग्जाम में, हम बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हो कि जो भी एमकॉम के एग्जाम थे, तो जनरली ये खूब बार रेशो आ चुका है, फिक्स असेट्स अपॉन नेटवर्थ। वैसे ही एक होता है करंट असेट्स अपॉन नेटवर्थ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया नहीं है, कवर नहीं करा। और फोर्थ रेशो में मैंने क्या कर दिया, सिर्फ फिक्स असेट रेशो कवर कर लिया। फिक्स असेट का मतलब क्या है, फिक्स असेट टू लॉन्ग टर्म वर्थ, ठीक है, या लॉन्ग टर्म फंड, इसका मतलब ये कैपिटल एम्प्लॉयड से रिलेटेड ले लिया मैंने। अब देखिए शेयर होल्डर फंड या नेटवर्थ की जो बात करते हो और लॉन्ग टर्म फंड की बात करते हो, तो बस एक डिफरेंस है। वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड में और भी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो पार्ट जो हम सीखेंगे वो किस में सीखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो से रिलेटेड है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पे जो हम लॉन्ग टर्म फंड देख रहे हो उसमें क्या आता है, जब भी आप नेटवर्थ देखते हो ना, जब भी आप नेटवर्थ देखते हो उसके साथ प्लस क्या कर दो, नॉन करंट लायबिलिटी ऐड कर दो। क्या बता रहा हूँ मैं, जब भी आप नेटवर्थ मतलब शेयर होल्डर फंड देखते हो, प्रोप्राइटर फंड देखते हो, उसके साथ क्या करना है आपको, नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी वाले पार्ट में आपको करंट लायबिलिटी नहीं लेनी। तो आपका नॉर्मली क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म फंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। या अगर आप एसेट अप्रोच से लेना चाहते हो तो टोटल असेट लीजिए और उसमें से सिर्फ करंट लायबिलिटी लेस कर दीजिए। टोटल असेट लीजिए और उसमें से करंट लायबिलिटी लेस कर दीजिए। या एक और तरीका, जब आप लॉन्ग टर्म फंड या कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हो तो आप फिक्स एसेट लीजिए, फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट लीजिए, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लीजिए, करंट असेट लीजिए और माइनस करंट लायबिलिटी कर दीजिए। तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या होती है, वर्किंग कैपिटल। तो आप चाहे फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट, तो देखिए सारी अप्रोच आपको आती है, लेकिन क्या है कि आपने कभी क्वेश्चन कैलकुलेट नहीं करे या ढंग से करे नहीं है, तो इसलिए आपको ध्यान नहीं रहता। तो आप जैसे क्वेश्चन करोगे, बड़े बड़े क्वेश्चन भी करोगे, आपके पास बीकॉम की बुक होगी, रेशो से रिलेटेड होगी, नहीं होगी तो नेट पे क्या कीजिए, एक डेढ़ घंटा सर्च कीजिए, कुछ ना कुछ पार्ट आपको क्या हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। पीडीएफ बहुत सारी अवेलेबल होती है, लेकिन वो क्या है, सिस्टमेटिक नहीं होती, इसलिए जनरली आपको नहीं मिलते। लेकिन देखिए अब मैंने सिस्टमेटिक आपको प्रोवाइड कर दिए सारे के सारे रेशो, तो एग्जाम्पल तो आप कवर कर ही सकते हो। मेरी जितनी थी कैपेसिटी मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस रेशो ऑफ फिक्स एसेट टू लॉन्ग टर्म फंड इज नोन एज फिक्स एसेट रेशो, इट फोकसेस ऑन द प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट। आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने लॉन्ग टर्म फंड है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि करंट लायबिलिटी को छोड़ के एक्सटर्नल लायबिलिटी में जो नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट, यानी लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट का पार्ट, और इंटरनल इक्विटी का पार्ट मतलब शेयर होल्डर फंड का पार्ट, कितना आपने इन्वेस्ट किया है फिक्स एसेट को परचेज करने में, कितना आपने लगाया। अगर आपको मशीनरी की ज़रूरत है तो आपने इंटरनल इक्विटी का कितना यूज़ करा है और लोन का कितना यूज़ करा है, डिबेंचर्स का कितना यूज़ किया है, बॉन्ड का कितना यूज़ करा है, जनरली ये बता रहा है। तो ये बोल रहा है फिक्स एसेट रेफर टू नेट फिक्स एसेट, इसका मतलब क्या हो गया, जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर अब तक का जो डेप्रिशिएशन लग चुका है। यानी अगर आप नॉर्मल WDV मेथड से डेप्रिशिएशन लगा रहे हो और प्रोविजन नहीं बना रहे, तो आपको पता है कि बुक वैल्यू का मतलब क्या हो, जैसे 1 लाख में 10% डेप्रिशिएशन गया 10,000, तो 90 बचा, 90 में 10 गया 81, तो आप क्या बोलोगे 81 बची सेकंड ईयर के एंड में। तो वैसे अगर आप क्या कर रहे हो, प्रोविजन बना रहे हो, एक्यूमुलेट कर रहे हो, तो जितना अभी तक डेप्रिशिएशन जमा हो गया है ओरिजिनल में से वो लेस कर देना, तो क्या आएगी, बुक वैल्यू निकल के आ जाएगी। और बोल रहा है एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स शेयर इन सब्सिडरीज। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जब आप फिक्सड लेते हो तो जनरली फिक्स एसेट्स में आप क्या करते हो, कंसीडर्ड, ये तो कंसीडर करते ही करते हो, साथ में आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी कंसीडर कर लेते हो। ठीक, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग शेयर इन सब्सिडरी, वो भी आ सकता है। लॉन्ग टर्म फंड की जब बात करते हैं तो उसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व, और देखिए लॉन्ग टर्म लोन, इसका मतलब क्या है, शेयर होल्डर फंड तो आ रहा है प्लस नॉन करंट लायबिलिटी आ रहा है। इसमें भी डिटेल में नहीं दिया गया क्योंकि आपको पता है कि जनरली जो पार्ट आप कवर करते हो वो किस में कवर करते हो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में कवर करते हो। ये बोला दिस रेशो शुड नॉट बी मोर देन 1। जनरली इसको बोला जाता है कि ये 0.67 रहेगा ना तो आइडल है, 0.67:1, ठीक है। या मैंने माना भी हुआ है, लेकिन याद रखना कि अगर आइडल रेशो बोलेगा भी, वैसे बोलता तो नहीं है लेकिन आइडल रेशो को भी पूछ लिया तो इसका क्या रहता है 0.67:1। क्योंकि आप खुद सोचिए
कि अगर आपका फिक्स एसेट्स का पार्ट ज़्यादा है, अगर आपका फिक्स एसेट का पार्ट ज़्यादा है, जैसे मान के चलिए, देखिए आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मैं बोलता हूँ कि अगर आपकी फिक्स एसेट कितनी है 180 है, मैंने ज़्यादा बोला ना अभी, और लॉन्ग टर्म फंड कितना मान के चलो कम है, तो फिक्स एसेट का पार्ट अगर आपका ज़्यादा है तो आपने डिवाइड करा, जीरो से जीरो गया, ये आ गया 1.5, कितना आ गया 1.5, मतलब 1 से ज़्यादा है। तो फिक्स एसेट रेशो अगर आपका ज़्यादा हुआ तो इस केस में क्या हुआ, देखिए कि 180 की फिक्स एसेट को फाइनेंस करने के लिए लॉन्ग टर्म फंड कितने हुए, सिर्फ 120 ही अरेंज कर पाए। तो इसका मतलब बाकी आपने किसका यूज़ करा, शॉर्ट टर्म फंड्स का यूज़ करा। शॉर्ट टर्म फंड्स में क्या आ गए, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या आ गया, या किसी आपने पार्टी से शॉर्ट टर्म के लिए 3-4 महीने के लिए 6 महीने के लिए लोन ले लिया, पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, वो 3 महीने 4 महीने 6 महीने में पे करना पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट का भी आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये सही नहीं है, सॉल्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है कि आपके क्या है, जो लॉन्ग टर्म फंड है वो इतने सफिशिएंट आपको मिले ही नहीं, और आपने ज़्यादा की फिक्स रेट खरीद ली, तो आपकी लॉन्ग टर्म की पोजीशन तो गई, क्योंकि वो तो आपको पे करना ही है, और आपको शॉर्ट टर्म का भी पेमेंट करना है, आपने बैंक ओवरड्राफ्ट का भी पे करना है। तो हम क्या बोलेंगे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उस केस में आप क्या बोल सकते हो, आपको पता है कि अगर लॉन्ग टर्म फंड मान लो कि आपका 1 लाख का है, और अगर आप आइडल रेशो भी मान के चल रहे हो, जैसे बोल रहे हो कि 67, तो मान के चलो 67,000 फिक्स एसेट्स, तो आपने फिक्स एसेट को फाइनेंस करने के लिए कितने का यूज़ करा, 67 का यूज़ करा 1 लाख के लॉन्ग टर्म फंड में। तो बाकी जो आपके पास बचा वो 33,000 का बचा, उसको आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास जो लॉन्ग टर्म फंड बचा वो 33 का, उसको आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो आपका पैसा एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा इसमें ब्लॉक नहीं हुआ, और आप अपने पैसे को कहीं और भी यूज़ कर सकते हो, ठीक। ये बोल दिया। अब ये भी देख लीजिए कि देखो कहीं और कहाँ यूज़ कर सकते हो। आपको पता है कि जैसे 33,000 बच गए तो कहाँ यूज़ करोगे, अगर आपने फिक्स एसेट खरीद ली तो बाकी वर्किंग कैपिटल में काम आ जाएगा। करंट एसेट्स जितनी भी आपको पता है कि आपको स्टॉक लेना है अपने बिजनेस के लिए, तो आप क्या करोगे, उन फंड का या उस फाइनेंस का यूज़ कर लोगे, तो फिक्स एसेट में भी काम आ गया और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट में भी पूरा हो गया। तो जनरली यही बोल रखा है यहाँ पे, चाहे पढ़ के देख लीजिए। दिस रेशो शुड नॉट बी मोर देन 1। इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट दैट नॉट मेरली फिक्स एसेट बट ए पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑल्सो शुड बी फाइनेंस बाय लॉन्ग टर्म फंड। तो यही हुआ कि अगर मेरा 67,000 की फिक्स एसेट है और 1 लाख का लॉन्ग टर्म फंड, तो बाकी मेरे पास 33,000 बच गए, मतलब 0.33 पार्ट मेरा बच गया 1 में से, 1 रुपये में से 0.67 पैसे फिक्स एसेट के लिए काम आ गए, बाकी जो बचे वो 0.33 किसके लिए बच गया, वर्किंग कैपिटल के पोर्शन के लिए काम आ गया। तो बोल रहा है एज सच इट इज़ डिजायरेबल टू हैव द रेशो एट लेस देन 1, दैट इज से 0.67 टू इंडिकेट द फैक्ट दैट एंटायर फिक्स कैपिटल प्लस ए पोर्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल आर फाइनेंस बाय लॉन्ग टर्म फंड। कि इसका मतलब 67,000 फिक्स एसेट से और 33 आपने क्या कर दिया, एक तरीके से वर्किंग कैपिटल का आपने यूज़ कर लिया। वर्किंग कैपिटल आपने क्या कर दी, परचेज कर ली, किसके थ्रू, लॉन्ग टर्म फंड का यूज़ करके। जनरली ऐसे बोल सकते हो आप, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ बोल रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये अपना 5th रेशो है। और एक और चीज़, हाँ आप याद रखना कि जब भी आप क्वेश्चन देख रहे हो तो आप बोलोगे सर इसका क्वेश्चन नहीं कराया, तो नॉर्मल पार्ट है, फिक्स एसेट आप ले लेना जो भी पर्टिकुलर आपको पता है एग्जाम में आएगी। और आपको पता है कि नीचे लॉन्ग टर्म फंड का पार्ट है, तो लॉन्ग टर्म फंड में क्या आएगा, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। जब लॉन्ग टर्म फंड मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपको पता है कि शेयर होल्डर फंड के साथ नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट जुड़ जाएगा और कुछ नहीं जुड़ेगा। तो या तो आपको डिबेंचर्स दे देगा, बॉन्ड दे देगा, लॉन्ग टर्म के कोई भी लोन दे देगा, लॉन्ग टर्म का प्रोविजन दे देगा, वो सारा पार्ट आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म फंड में जोड़ देना है। यानी शेयर होल्डर फंड के साथ, यानी शेयर कैपिटल, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, उसके साथ जोड़ देना है। अब देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, इसको याद रखना डेट सर्विस रेशो ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेट सर्विस रेशो। जब भी इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करता है तो ये किसके साथ रिलेशनशिप बताता है, कि जो भी आपका इंटरेस्ट का पार्ट है, फिक्स इंटरेस्ट। अब आपको पता है कि फिक्स इंटरेस्ट किस पे लगता है, लॉन्ग टर्म लोन्स पे, डिबेंचर्स पे, ठीक है। जनरली आपको ये पता है कि लॉन्ग टर्म लोन्स पे, डिबेंचर्स पे। तो देखिए इंटरेस्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, मैं बोल सकता हूँ कि देखिए डिविडेंड की बात नहीं कर रहा, तो आप जनरली यहाँ पे इंटरेस्ट का पार्ट ही कवर करना। तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट हो गया, लोन पे इंटरेस्ट हो गया। तो ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट कवरेज के केस में हम क्या करेंगे, फिक्स इंटरेस्ट नीचे लेंगे और ऊपर क्या करेंगे, EBIT। मैं EBIT बोलता हूँ, वैसे PBIT भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन मेरी आदत क्या है, अर्निंग बोलने की हर बार, तो मेरे मुंह से क्या निकल जाता है बार बार, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। तो इससे क्या पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट कितना कवर हो रहा है, या आपकी इंटरेस्ट पे करने की कितनी एबिलिटी है। वो जनरली किसके थ्रू पता चल रही है, प्रॉफिट के थ्रू पता चल रही है। मान लो अगर आपका प्रॉफिट साल का 1 लाख है, ठीक है, जो ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, और इंटरेस्ट कितना आपका 10,
10,000, तो जैसे आपने डिवाइड किया तो आपको पता है क्या निकल के आया, 10 टाइम्स निकल के आया। ये किस में निकल के आता है, टाइम्स में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम इंटरेस्ट को 10 बार कवर कर सकते हैं, किससे, इस पर्टिकुलर प्रॉफिट से। हमारा प्रॉफिट ही इतना सफिशिएंट है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास पेमेंट करने की कैपेसिटी भी होगी। क्योंकि अगर उसमें हम इंटरेस्ट और टैक्स से पहले प्रॉफिट देख लेते हैं तो उस केस में हम क्या बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट भी अगर लेस करना चाहो तो कर लो और टैक्स भी लेस करना चाहो तो कर लो, तब भी हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट बच सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या बता रहा है, दिस रेशो is a measure of the firm's debt service capacity. This ratio indicate how many times the profit of the firm is of the fixed interest charge. The higher the ratio, the more is the interest paying capacity of the firm and safety available to loan creditor. क्योंकि आपको जनरली क्या कवर करके दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये बोल रहा है। तो टैक्स तो आपको पता है कि जनरली पे करना ही पड़ता रहता है, और इंटरेस्ट क्यों करा बिफोर, क्योंकि उसके हिसाब से तो आप कवरेज रेशो निकाल पाओगे कि आप इंटरेस्ट कितने गुना पे कर सकते हो, या हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट कितना आपके पास अवेलेबल है। ऐसे बोलिए, सही रहेगा। ये बोला द फर्म विल बी अनेबल टू कवर इट्स फिक्स इंटरेस्ट चार्ज इफ़ द रेशो इज़ लोअर। तो अगर मान के चलो कि यहाँ पे हम बोलते हैं कि प्रॉफिट 1 लाख है और फिक्स इंटरेस्ट चार्ज आपका कितना आ गया, 40,000 आ गया, तो 1 लाख अपॉन 40 कीजिए तो आएगा 2.5। तो इसका मतलब हमारे पास जो प्रॉफिट बचा हुआ है सिर्फ 2.5 ही बचा हुआ है, यानी अराउंड हम क्या बोलेंगे कि 1 रुपीज़ के इंटरेस्ट के लिए 2.5 प्रॉफिट ही बचा हुआ है। तो कम है, जबकि क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। नॉर्मली एवरेज क्या होना चाहिए, 6 to 7 टाइम्स होना चाहिए। अगर उससे ऊपर है 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, 10 टाइम्स, तो हम क्या बोलेंगे, बहुत अच्छी बात है। फर्म विल बी अनेबल टू कवर इट्स फिक्स इंटरेस्ट चार्ज इफ द रेशो इज लोअर, द प्रॉफिट ऑफ फर्म शुड बी 6 or 7 टाइम ऑफ इट्स इंटरेस्ट चार्ज। ठीक, देखिए ये चीज़ भी बोल रहा है, अगर आप जनरली इसको डीप में कवर करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट मेरे को बहुत सारे बीच बीच में याद आ जाते हैं, तो ये बोल रहा है कि अगर आप इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात कर रहे हो तो मेरे हिसाब से तो देखिए मेरे को ये लग रहा है कि अगर 6 to 7 टाइम्स की बोलोगे तो सही है। तो इसका मतलब अगर 8 टाइम्स होगा तो हम क्या बोलेंगे, यार प्रॉफिट बहुत अच्छा है जो कि इंटरेस्ट को कवर कर पा रहा है। 9 बोलेंगे तो तब भी क्या बोलेंगे, सही है। 10 बोलेंगे, सही है। अब देखिए अगर वो 12 टाइम्स हो गया, 13 टाइम्स हो गया, तो मेरे हिसाब से मैं क्या बोलूँगा कि भाई प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है और फिक्स इंटरेस्ट का पार्ट कम, तो आप तो बल्कि क्या करिए, फाइनेंस अरेंज की, सॉरी फाइनेंस मतलब लोन और लीजिए ना। आपके पास प्रॉफिट इतना ज़्यादा आ रहा है तो आप तो बल्कि क्या कीजिए, आप और फाइनेंस लीजिए और फंड अरेंज कीजिए, जिससे क्या होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस का स्केल बढ़ेगा। तो बोल रहा है कि जब भी बहुत ज़्यादा हाई रेशो होता है तो इसका मतलब क्या है, आपने फर्म की कैपेसिटी का इतना यूज़ ही नहीं करा, फर्म की साइज़ का इतना यूज़ ही नहीं करा। आप उतने प्रॉफिट में सफिशिएंट हो क्योंकि आप क्या सोच रहे हो कि यार 10 गुना मिल रहा है, 11 गुना मिल रहा है, जनरली ये मिल रहा है। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि आप पर्टिकुलर और ज़्यादा फाइनेंस लेके अपने बिजनेस के स्केल को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लोन लेने का मतलब ये नहीं होता कि आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा या प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट का पार्ट ज़्यादा लगेगा। आपके पास अगर फंड अरेंज होगा तो उसको आप फिक्स एसेट खरीदने में यूज़ करोगे, आप अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करोगे, जिससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपके बिजनेस का स्केल बढ़ेगा, आप और जगह डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट करोगे, तो उस केस में आपका बेनिफिट हो सकता है। देखिए रिस्क लोगे तो बेनिफिट भी हो सकता है। तो यही बता रहा है, उस केस में क्या बोलेगा, शेयर होल्डर की रिटर्न आपकी मैग्नीफाई हो जाएगी, जो कि मैं बार बार आपको बोलते रहता हूँ, क्योंकि इसका मतलब ही होता है, मतलब आपकी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का पार्ट सही हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने इक्विटी के साथ डेट का प्रोपोर्शन कम कर रखा है तो जनरली हम क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का पार्ट सही नहीं है, और क्या पता आप लोअर प्रॉफिट कमा रहे हो। वैसे तो आपका प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है फिक्स इंटरेस्ट के केस में, लेकिन क्या पता ज़रूरी नहीं कि बाकी सारे एक्सपेंसेस में भी सही प्रॉफिट कमा रहे हो। फिर आपको बोल रहा है इलस्ट्रेशन 11। अब देखिए वैसे तो मेरे को इंटरेस्ट कवरेज से पहले कैपिटल गियरिंग का पार्ट लेना चाहिए था, पर फिर भी अगले पार्ट में आपका कैपिटल गियरिंग का पार्ट आ ही रहा है। तो ये बोल रहा है रोहिणी लिमिटेड है, उसके 5% डिबेंचर है 4 लाख से रिलेटेड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 150, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो सीधा सीधा क्या करना है आपको, 4 लाख का 5% इंटरेस्ट 20,000 निकाल लेना है, 1,50,000/20 करोगे तो 7.5 टाइप आ जाएगा। अब देखिए कैलकुलेट कर रखा है सिंपल। अब इलस्ट्रेशन 12 देखिए, उसमें क्या है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है। अब देखिए अगर आपको पता है कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो उसमें टैक्स वापस से ऐड कर दोगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट, तो वापस जैसे ही आप इंटरेस्ट जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब देखिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 70,000 था और टैक्स की रेट आपको 30% दे रखी है। मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ एग्जांपल। तो आपको पता है कि अगर माना प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 था, ठीक है, टैक्स कितना निकला उस पर, 30% के हिसाब से 30 रुपीज़, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा,
70। लॉजिक समझते, लॉजिक समझोगे तो आपको आ जाएगा। अब देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका एक्चुअल कितना है 70,000, जबकि आपने मान के कितना करा, ये निकाला कि अगर माना प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 था, टैक्स निकला 30%, 30 रुपीज़, तो आफ्टर टैक्स कितना होगा 70। आफ्टर के नीचे आफ्टर का डिवाइड दे दो, 70,000 के नीचे इस 70 का डिवाइड दिया। अब आपको क्या निकालना है, अगर टैक्स निकालना है तो इंटू 30, अगर बिफोर निकालना है तो इंटू 100। तो देखिए इसी से एक फॉर्मूला बन के आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, अपॉन 1 माइनस टी। 1 माइनस टी का मतलब होता है 1 माइनस टैक्स रेट। जैसे ही 1 में से 0.30 जाएगा तो नीचे क्या आएगा, 0.70 आएगा। अगर आपने पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पे इंटू 100 आ जाएगा। इंटू 100 आते ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टी। समझ गए? तो आपका 1 लाख आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 70,000 अपॉन 0.70 करोगे तो 1 लाख आ जाएगा। और 1 लाख का 30% निकाल के देखिए 30,000, तो आफ्टर टैक्स आपका वेरीफाई हो गया कि आपका 70,000 ही है। इलेक्शन 12 देखिए यही बोल रहा है, आपको क्या निकालना है, डेट सर्विस रेशो। आपको पता है कि इंटरेस्ट कवरेज को आप डेट सर्विस बोलते हो। और बोल रहा है कि अपना कमेंट लिखिए, यानी वही इंटरप्रिटेशन बताइए, सिग्निफिकेंस बताइए कि सही है या नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है 1,08,000। रेट ऑफ इनकम टैक्स कितनी है 40%, और 8% डिबेंचर्स क्या दे रखे हैं 250। 250 का 8% निकालोगे तो कितना आएगा 20,000 ही आएगा। तो इंटरेस्ट तो नीचे डिवाइड क्या होगा 20,000 होगा, सबसे पहले ये पता चल गया। ठीक, अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है। तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, आपको याद रखना। देखिए इंटरेस्ट पहले लेस होता है फिर टैक्स लेस होता है, तो इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 1,08,000। तो आपको क्या करना है, बिफोर करना है। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो 1,08,000 है उसके नीचे आप क्या करोगे 1 माइनस टी, यानी 1 माइनस 0.40, तो कितना होगा 0.60। तो जैसे आप पॉइंट हटा दोगे तो इंटू 100 आ जाएगा। कैलकुलेटर होता है तो डायरेक्ट करोगे, नहीं तो पॉइंट हटा के इंटू 100 कर देना, जीरो है जीरो काट देना। 6 से आप निकाल के कैलकुलेट करके जो भी निकालोगे इंटू 10 करोगे तो 1,80,000 निकल के आ जाएगा। 1,80,000 का जैसे आप 40% करके देखना, या 1,80,000 का जो भी आप करके देखोगे, यानी 60% करके देखोगे तो डायरेक्ट 1,08,000 आएगा। 40% करोगे तो टैक्स आएगा, और जैसे ही वो लेस करते हो तो 1,08,000 निकल के आ जाएगा, जो कि क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को डिनोट कर रहा है सॉरी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिनोट कर रहा है। अब आपको पता है कि इससे आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ गया। ठीक है, अब आपको इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स करना है। तो 180 में क्या करोगे, वो जो 250 का 8% मतलब 20,000 इंटरेस्ट आया था वो भी जोड़ दो, तो कितना आएगा 2 लाख। 2 लाख अपॉन 20 करोगे तो यहाँ पे यही बोल रखा है, पढ़ के देख लेना चाहे, आपको समझ में आ जाएगा। सो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी एडेड टू दिस अमाउंट टू फाइंड आउट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इस केस में क्या बोल रहा है, 180 प्लस 20 2 लाख आएगा। 2 लाख अपॉन 20 करोगे तो 10 टाइम्स निकल के आ जाएगा। अब ये रेशो का इंडिकेट कर रहा है कि फर्म क्या कर रही है, इंटरेस्ट के मुकाबले 10 गुना अर्न कर रही है प्रॉफिट का, विच इज़ हायर देन द स्टैंडर्ड रेशो ऑफ 6 और 7 टाइम। सो द फर्म कैन पे इंटरेस्ट ऑन इट्स लॉन्ग टर्म लोन्स ईजिली। इसका मतलब क्या है, फर्म आराम से लॉन्ग टर्म लोन पे इंटरेस्ट का पार्ट पे कर पाएगी। तो मैं तो फिर ये भी बोल सकता था कि फर्म को थोड़ा सा और फाइनेंस अरेंज कर देना चाहिए था, क्योंकि फर्म की क्या होगी, इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, तो क्या पता फर्म का प्रॉफिट और भी बढ़े और फर्म को फ़ायदा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फिर तो क्या हो गया, अनयूज कैपेसिटी का पार्ट हो गया, क्योंकि 6 to 7 ठीक है, लेकिन 10 तो क्या है ज़्यादा है, तो क्या पता ये हायर लग रहा हो। तो देखिए ये पर्सन की अप्रोच है, प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर है, उसके बेसिस पे डिनोट करता है। अब देखिए जब कैपिटल गियरिंग की बात करता है तो कैपिटल गियरिंग में क्या आता है, दो आते हैं, एक तो वेरिएबल कॉस्ट बेरिंग कैपिटल और एक आता है फिक्स्ड कॉस्ट बेरिंग कैपिटल। समझ गए, एक क्या आता है वेरिएबल कॉस्ट बेरिंग कैपिटल और एक आता है फिक्स कॉस्ट बेरिंग कैपिटल। जब भी आप देखिए वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें आपको पता है कि इक्विटी शेयर क्या होता है, रिस्की बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर डिविडेंड की रेट क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है। अब इक्विटी शेयर का जो पार्ट होता है उसके साथ रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो देखिए वेरिएबल नीचे ले रखा है, वेरिएबल नीचे ले रखा है। अब फिक्स का मतलब क्या है, आपको पता है कि लोन पे इंटरेस्ट की रेट फिक्स होती है। अब फिक्स मैंने क्या बोल दिया, देखो फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग फंड या फिक्स कॉस्ट बोल दीजिए, ये सही रहेगा, फिक्स कॉस्ट बेरिंग कैपिटल। इससे क्या पता चलेगा, आपको पता है कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात कर रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे डिविडेंड की रेट फिक्स होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिक्स कॉस्ट बेरिंग कैपिटल। ऐसी कैपिटल जो फिक्स कॉस्ट को बियर कर रही है। अब याद रखना, यहाँ पे कभी भी आप इंटरेस्ट नहीं लिखते हो, यहाँ पे कभी भी आप डिविडेंड का पार्ट नहीं लिखते हो, यहाँ पे कभी भी आप डिविडेंड नहीं लिख रहे हो ऊपर नीचे, आप क्या लिख रहे हो, ऐसी कैपिटल लिख रहे हो जो फिक्स या वेरिएबल कॉस्ट बियर कर रही है। तो जैसे ही आपने वो कैपिटल का पार्ट डिवाइड किया तो आपका कैपिटल गियरिंग रेशो निकल के आ गया।
एक होता है आपका हाई गियर और एक आपका क्या होता है लो गियर का पार्ट। एक क्या होता है आपका हाई गियर का और एक आपका क्या होता है लो गियर का पार्ट। ये बोलना चाहता है कि अगर आपकी, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग फंड यानी फिक्स कॉस्ट बेरिंग कैपिटल का पार्ट ज़्यादा है और वेरिएबल का कम, तो उसे हम क्या बोलेंगे हाई गियरिंग। ठीक है, और अगर फिक्स का पार्ट कम है और जो वेरिएबल है उसका पार्ट ज़्यादा है नीचे, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि 80,000 है और ये 1 लाख है, तो 80/1 लाख मतलब 0.80 आएगा, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे लो गियरिंग का पार्ट है। तो हाई गियरिंग का मतलब क्या होता है जनरली, जब भी इक्विटी के साथ डेट का प्रोपोर्शन ज़्यादा है। मैं तो नॉर्मल ऐसे ही याद रखता हूँ, जब भी इक्विटी के साथ डेट का प्रोपोर्शन ज़्यादा है। अब देखिए आपको मैंने क्या बताया था, अगर आपने है ना मेरे से बिजनेस फाइनेंस का पार्ट देखा तो मैंने रेशो शायद उल्टा बताया हुआ है। अब याद रखना कैपिटल गियरिंग में रेशो उल्टा भी चल सकता है, क्या बताया, लेकिन वहाँ मैंने गलत नहीं बताया। देखिए आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं होती। अगर मैंने इक्विटी शेयर होल्डर फंड ऊपर ले लिया, मान लो मैंने आपको फॉर्मूला ऐसे लिखवाया है वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, यानी ऊपर लिखवा दिया इसको, और नीचे क्या बोल दिया फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। आप सोचिए तो उस वक्त मैंने क्या लिखवाया होगा। मैंने जब भी आपको हाईली गियर बताया ना, तो मैंने क्या बताया, रेशो जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, लो गियरिंग रेशो आ रहा है। लो गियरिंग रेशो का मतलब होता है हाई गियर्ड। रेशो लो गियरिंग आ रहा है, लो गियरिंग रेशो का मतलब क्या होता है हाईली गियर्ड, ये बताया था मैंने। अगर आपने मेरे हिसाब से फेस टू फेस वीडियो में अगर मैंने उल्टा बताया हुआ है, क्योंकि देखिए हमारी जो बोर्ड की बुक है यानी यूनिवर्सिटी की बुक है राजस्थान की, उससे रिलेटेड क्या है वेरिएबल अपॉन फिक्स होता था, तो इसलिए मैंने वेरिएबल अपॉन फिक्स बता दिया। लेकिन जब मैंने आपकी बुक्स में देखा या और ज़्यादा बुक्स में देखा, तो मैंने देखा कि जनरली यही पार्ट रहता है, तो गलत नहीं होता। वहाँ पे भी सेम था, सही है। वहाँ पे क्या बोलता था, अगर लो गियरिंग रेशो है तो उसको बोलते हैं हाईली गियर्ड, और अगर हाई गियरिंग रेशो है यानी आपका जो वेरिएबल का पार्ट ज़्यादा है और फिक्स का पार्ट कम, हाई गियरिंग रेशो, रेशो मतलब अनुपात आ रहा है, यानी जो आंसर आ रहा है अगर वो हाई गियरिंग रेशो है, एक से ज़्यादा आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं लो गियर्ड। लेकिन अब मेरे पार्ट में सीधा हो गया, अगर मेरे पार्ट में मैं बोलूँ कि अगर हाई गियरिंग रेशो तो हाई गियर्ड, लो गियरिंग रेशो तो लो गियर्ड, अब उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप हमेशा ये याद रखो जिससे आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये बोल रहा था प्रपोर्शन बिटवीन फिक्स इंटरेस्ट और डिविडेंड बियरिंग फंड एंड नॉन फिक्स इंटरेस्ट और नॉन डिविडेंड बियरिंग फंड इन द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, एक मिनट रुकना। द प्रपोर्शन बिटवीन फिक्स इंटरेस्ट और डिविडेंड बियरिंग फंड, यानी ये वही बात कर रहा है कि जनरली जिस पे फिक्स इंटरेस्ट का पार्ट लगता है, यानी लोन की बात कर रहा है, डिवेंचर्स की बात कर रहा है, नहीं तो इसकी बात कर रहा है, आपको बताया कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उस पर डिविडेंड की रेट फिक्स होती है, तो ये बोल दिया फिक्स कॉस्ट बेरिंग कैपिटल एंड नॉन फिक्स इंटरेस्ट और डिविडेंड बियरिंग फंड। इसका मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं कैपिटल जिस पे डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती या इंटरेस्ट की रेट फिक्स नहीं होती, तो जनरली इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल आता है जिस पे डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती, जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट बेरिंग कैपिटल। उसके बीच में क्या बताता है, ये प्रोपोर्शन बताता है। ठीक, तो ये बोल रहा है इन द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज टर्म्ड एज कैपिटल गियरिंग रेशो। डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ फिक्स इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड बियरिंग फंड। इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस कॉन्स्टिट्यूट नॉन फिक्स इंटरेस्ट और डिविडेंड बियरिंग फंड। ठीक, दिस रेशो इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन रेशो और लीवरेज रेशो। दिस रेशो इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जब भी फिक्स का पार्ट ऊपर ज़्यादा है और इक्विटी का कम, तो उसे हम क्या बोलेंगे हाई गियरिंग। हाई गियरिंग सही रहती है एक तरीके से, क्या होता है देखो कब सही रहती है, अगर हम बोल सकते हैं कि मैंने आपको बताया ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का पार्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, फर्म ने जो सोचा कि यार कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब शेयर होल्डर को मैं इतना कमा के दूंगा, शेयर होल्डर इतना मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है, के ई का मतलब क्या होता है शेयर होल्डर कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, आर का मतलब क्या हुआ एक्चुअल में मैंने कितना कमाया। तो अगर मैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट उठा रहा हूँ, मतलब जो मेरी अनलीवर्ड फर्म है, सपोज करो मेरी पूरी फर्म पहले इक्विटी वाली थी, उसमें डेट का पार्ट ही नहीं था, मतलब सारा का सारा मैं जो फंड अरेंज करता था वो इक्विटी से करता था, इंटरनल फंड से, एक्सटर्नल का यूज़ नहीं करता था। लेकिन मैंने अगर इंटरनल के साथ एक्सटर्नल का भी यूज़ करने लग गया, तो उस केस में क्या हुआ, क्या पता मेरा फ़ायदा हो गया। ठीक है, क्या पता शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न है वो ज़्यादा मिलने लग गई। शेयर होल्डर क्या सोच रहे हैं कि यार अब तो रिस्क भी हो सकती है क्योंकि आउटसाइड का पार्ट भी आ गया, यानी डेट भी अरेंज कर लिए, तो क्या पता हमारी जो रिटर्न है हमको नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिजनेस को फ़ायदा हो गया और आर यानी जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो मैंने ज़्यादा कमाई, किससे, अपनी कॉस्ट से। तो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन से मैंने ज़्यादा कमा दिया। तो हाई गियरिंग से रिस्क भी रहता है और रिस्क के थ्रू मैं फ़ायदा भी उठा सकता हूँ, क्या पता नुकसान भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलो अगर मैंने बोला 1.5, ठीक है 2, ये सही है, लेकिन उससे ज़्यादा हो गया तो क्या पता रिस्क पोजीशन भी ज़्यादा हो सकती है। तो वही प्रोफेशनल जजमेंट,
अपने जजमेंट के बेसिस पे, पास्ट ईयर के बेसिस पे देखना पड़ता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, चाहे आप ये देख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ यही, विच इज़ द इंडिकेशन ऑफ ओवर बर्डन ऑफ फिक्स फाइनेंशियल चार्ज, ये हो सकता है। बट द इक्विटी शेयर होल्डर विल बी बेनिफिटेड बाय ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, सेम डेट इक्विटी की तरह सोचते समय, सेम डेट इक्विटी की तरह सोचते समय, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, ए लो कैपिटल गियरिंग implies द इक्विटी फंड्स आर मोर देन द अमाउंट ऑफ फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी। अगर ये 80,000 है और ये 1 लाख है, मैंने आपको बताया, तो 0.80, जो कि क्या बता रहा है कि आपका जो फिक्स इंटरेस्ट का पार्ट आएगा उससे रिलेटेड जो कैपिटल है 80,000 की है, तो 80,000 पे जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कम निकलेगा, ठीक। विच आर द इंडिकेशन ऑफ लेसर फिक्स फाइनेंशियल चार्ज दैट इज इंटरेस्ट एंड दस मोर प्रॉफिट टू बिजनेस। इसका मतलब बिजनेस को मोर प्रॉफिट है। हम बोल सकते हैं कि रिटेन अर्निंग ज़्यादा रहेगी। अब क्या पता उस पर जो डिविडेंड का पार्ट है शेयर होल्डर को वो ज़्यादा मिले, मतलब शेयर होल्डर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फर्म से वो उनको ज़्यादा मिले। दिस रेशो इंडिकेट द एक्स्ट्रा रेसिडुअल बेनिफिट अक्रूइंग टू इक्विटी शेयर होल्डर। आ गया ना। तो अगर फिक्स इंटरेस्ट का पार्ट कम है और इक्विटी का पार्ट ज़्यादा है तो क्या पता इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बेनिफिट होगा, जो कि किसके थ्रू पता चलता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के थ्रू। वेदर द कंसर्न इज ऑपरेटिंग ऑन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कैन बी जज्ड बाय दिस रेशो। तो ये बोल रहा है कि इस रेशो के थ्रू पता चल जाता है कि फर्म अपनी इक्विटी के साथ साथ डेट का कितना यूज़ कर रही है, जो कि बेनिफिशियल है या नहीं है। ज़्यादा यूज़ कर लिया यानी डेट का ज़्यादा यूज़ कर लिया तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या पता सही रिजल्ट नहीं दे रही, लेकिन अगर सही सही यूज़ किया तो क्या पता उस केस में जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उससे ज़्यादा रिटर्न कमा रहे हैं, ठीक। अगर आप एग्जाम्पल के फॉर्म में देखोगे तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन 13 दे रखा है, एक्स कंपनी दे रखी है, वाई कंपनी, इक्विटी क्या है, वेरिएबल है, ये 5% देखिए फिक्स है, ये 6% क्या फिक्स है। जब भी मैं इक्विटी शेयर बोलता हूँ तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड की बात करता हूँ तो जनरल लेजर भी आएगा और ये भी आएगा। तो आप क्या कीजिए 1 लाख + 30 + 20 तो क्या आएगा 1,20,000 आ गया ये। और फिक्स की बात देखिए, फिक्स का मतलब क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन। तो लॉन्ग टर्म लोन तो है नहीं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर है, तो 50 + 20 70। तो देखिए 0.47 आ रहा है, 0.47:1। तो इसका मतलब क्या है, रेशो भी लो गियरिंग आ रहा है और लो गियर होगा। अब देखिए मैंने जब फेस टू फेस वीडियो बनाई 1 साल पहले जनरली, यानी जो वाइट बोर्ड पे बनाई थी जनरली, मेरे हिसाब से आपने कवर की होगी, तो वहाँ देख लेना, वहाँ पे मैंने क्या बताया था, अगर रेशो ज़्यादा आ रहा है हाई गियरिंग रेशो तो उसे लो गियरिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने 150 ऊपर लिखा होगा, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या था उस वक्त, वेरिएबल अपॉन फिक्स, लेकिन अभी क्या है, फिक्स अपॉन वेरिएबल। तो फॉर्मूला तो ऊपर नीचे कैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप किसी बुक में देखते हो एफएम की, जहाँ पे लिखा होता है वेरिएबल अपॉन फिक्स, और वहाँ बोलता है कि अगर हाई गियरिंग रेशो होगा तो लो गियर, तो समझ जाना सही है गलत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर आपको बोलेगा कि हाई गियरिंग रेशो है इसलिए लो गियर है तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसमें फॉर्मूला क्या करा है, रिवर्स यूज़ किया गया है। लेकिन मैंने क्या करा है, ऊपर फिक्स नीचे वेरिएबल। अब देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बार बार गलती ना हो, या आप कभी वो पर्टिकुलर वीडियो देख लेते हो तो आप क्या बोलोगे, सर आपने गलत बता दिया, फिर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए। अब देखिए वाई का देखोगे तो वाई का आपका 1:1 आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना, सेम इसी टाइप का है, ठीक। तो ये होगा इवन गियर। अब आपका 7th और 8th बचा हुआ है, और उसमें सिर्फ मेरे को क्या करना है, आपको समझाना है, क्योंकि इसमें मैंने कवर नहीं कर रखा है एग्जाम्पल। अब देखिए कवर इसलिए नहीं कर रखा क्योंकि सिंपल एग्जाम्पल बनते, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं बनते। अगर आप बोलोगे सर सिंपल कैसे बनते, ये तो थोड़ा टिपिकल फॉर्मूला लग रहा है, तो इतना टिपिकल नहीं है। आप देखिए बोला कैश टू डेट सर्विस और कैश फ्लो कवरेज रेशो की बात करता है। और हाँ एक और चीज़ कि जब हम इंपॉर्टेंट रेशोज़ की बात करते हैं तो ऊपर वाले ही आते हैं, पर कभी कभी थियोरटिकल पार्ट में आपके ये भी आ जाते हैं। तो ये बोल रहा है कि कुछ एक्सपर्ट प्रेफर करते हैं टू यूज़ कैश टू डेट सर्विस रेशो इंस्टीड ऑफ डेट सर्विस रेशो, जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है उसकी जगह ये प्रेफर करते हैं, ठीक। एज डेट सर्विस चार्जेस आर टू बी पेड इन कैश। तो ये बोल रहा है कि जनरली जो भी डेट सर्विस चार्ज, इसका मतलब क्या होता है, आपने फाइनेंस अरेंज किया, आपने लोन लिया, तो डेट के लिए जो आपने सर्विस पे करी, तो क्या सर्विस पे की होगी, इंटरेस्ट पे किया होगा, समझ गए। आपने लोन लिया, आपने डिबेंचर इशू करे, आपने पब्लिक डिपॉजिट इशू करे, आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, बैंक से लिया, तो उस पर आप क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे। तो डेट की सर्विसेज के लिए जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो जनरली आप क्या करते हो, कैश में पे करते हो। इसलिए बोल रहा है कि वहाँ पे जनरली जो लेता है वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेता है, तो उसमें कैश फ्लो का पार्ट कंसिडर नहीं कर रहा, उसमें तो नॉन कैश एक्सपेंस भी ऐड कर दिए गए हैं। उसमें क्या कर दिए गए, नॉन कैश एक्सपेंसेस भी क्या कर दिए गए हैं, ऐड कर दिए गए। तो आपको क्या चाहिए, एनुअल कैश फ्लो चाहिए। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपने निकालना सीखा उसके साथ आप प्लस क्या कर दोगे, जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस हैं, जो कि जनरली आपने कैपिटल बजटिंग में सीखा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि जनरली उसमें आप एनुअल कैश फ्लो लेते हो,
तो आप डेप्रिशिएशन सब कुछ लेस करने के बाद वापस से ऐड क्यों करते थे? क्योंकि आपको एनुअल कैश फ्लो निकालना पड़ता था। तो जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस है जनरली डेप्रिशिएशन ही माइंड में आता है। तो आप क्या करना, जो भी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है उसके साथ नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड कर देना, तो आपका एनुअल कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, इंटरेस्ट प्लस सिंकिंग फंड एप्रोप्रिएशन अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। देखिए जब भी क्या होता है कि अगर आप डिवेंचर इशू करते हो तो आपको पता है कि उसका आपको मैच्योरिटी पे पे करना पड़ेगा। अब मैच्योरिटी पे इतना सारा अमाउंट लाओगे कहाँ से? तो उससे पहले क्या करते हो आप, आपको पता है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट में अमाउंट पे कर रहे हो प्रिंसिपल का, अगर आप क्या कर रहे हो, मान के चलो मैच्योरिटी पे नहीं कर रहे, इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो या मैच्योरिटी पे भी पे कर रहे हो, तो उस केस में क्या है, आपको फंड अरेंज करना पड़ेगा, यानी आपके पास सेविंग होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर फंड बना दोगे जिसे हम बोलते हैं सिंकिंग फंड, या हम बोल सकते हैं डिवेंचर रिडम्पशन फंड। ऐसा आपने सुना होगा जनरली, या एंट्रीज भी की होगी। तो अगर आप वो पर्टिकुलर बना लेते हो तो आप क्या करते हो, जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है या जो भी आपके डिवेंचर है उसका एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन आप उस सिंकिंग फंड में डालते रहते हो, ताकि जब भी मैच्योरिटी पे लाइबिलिटी का पेमेंट करना हो तो आपके पास उस फंड में पैसा जमा रहे। तो उसे हम बोलते हैं सिंकिंग फंड एप्रोप्रिएशन का पार्ट। तो बोला देयरफॉर टोटल कैश इनफ्लो ऑफ दैट पीरियड शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेट इनकम। तो ये बोल रहा है कि जब आप डेट सर्विस का यूज़ करते थे तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का यूज़ करते थे, लेकिन अब किसका यूज़ करोगे, आप कैश इनफ्लो का यूज़ करोगे। क्योंकि आपने क्या है कि शॉर्ट टर्म की सॉल्वेंसी की पोजीशन तो देख ली, अब आपको लॉन्ग टर्म की लिक्विडिटी की पोजीशन भी देखनी है। लॉन्ग टर्म का लिक्विडिटी एनालिसिस भी तो करना है, तो उसके लिए आपको कैश फ्लो ही चाहिए। तो कैश फ्लो के लिए क्या करोगे, आप नेट इनकम थोड़ी देखोगे, वो तो आपने क्या है पिछले वाले रेशो देखा था आपने, मेरे हिसाब से वो कौन सा रेशो था, वो 5th नंबर का रेशो था। तो आपने देखा क्योंकि ये 7th नंबर का है, तो आपको होता है कि जो 5th नंबर मतलब इंटरेस्ट कवरेज देखा तो उसमें नेट प्रॉफिट लेते हैं, जबकि यहाँ पे कैश फ्लो का पार्ट लेते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी का पार्ट पता चल जाए। देयरफॉर प्रिंसिपल अमाउंट इन द इंस्टॉलमेंट और इफ रिडम्पशन फंड इज क्रिएटेड फॉर द पेमेंट ऑफ डेट। तो देखिए मैंने आपको बताया कि अगर आप मैच्योरिटी पर जो भी डेट का पे करोगे तो आपके पास अगर पैसा ही नहीं होगा, लिक्विड पोजीशन ही नहीं होगी, तो आप कैसे पे कर पाओगे? तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक फ़ंड बना लोगे, क्योंकि आपको पता है कि मैच्योरिटी पर आपको अमाउंट का पे करना है। तो बोल रहा है कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट इंस्टॉलमेंट में हो और इफ रिडम्पशन फंड इज क्रिएटेड फॉर पेमेंट ऑफ डेट देन ईयरली कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिडम्पशन फंड शुड ऑल्सो बी एडेड इन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट के साथ ऐड होना चाहिए। लेकिन देखिए 1 माइनस टैक्स रेट का मतलब क्या है, आपको बिफोर पे लेके आना है। इंटरेस्ट जो होता है वो जनरली क्या होता है, टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। आपको पता है कि अगर आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हो तो आप इंटरेस्ट पहले लेस करते हो, फिर उसके बाद आप टैक्स लेस करते हो। तो ये मैंने आपको कहीं ना कहीं पहले भी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि अगर आप गलती से क्या करते हो, टैक्स लेस कर देते हो सिर्फ सीधा सीधा, और आप सोचते हो कि यार आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो सही आ रहा है, ऐसा नहीं है। आप जनरली देखना, अगर आप पहले इंटरेस्ट अगर आप बाद में लेस करते हो तो आपका जो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो गलत आने लग जाएगा। तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट लेस करना है, जिससे आपको पता चला कि मान लो कि 1 लाख का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था और इंटरेस्ट 20,000 है, तो 1 लाख में से 20 का 80,000 का अगर आप टैक्स निकालोगे, जैसे कोई भी है, मान लो 30% है, 40% है, तो जो भी आपका अमाउंट आएगा, तो उससे आपको पता चला कि जो इंटरेस्ट है वो लेस होने के बाद प्रॉफिट आया, तो इंटरेस्ट भी एक तरीके से टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होगा ही होगा। तो इसलिए जब भी ये बोलता है कि टैक्स डिडक्टेबल पार्ट होता है कोई भी, तो उसको बिफोर लाने के लिए आप क्या करते हो, 1 माइनस टैक्स रेट करते हो। तभी इसने ये ले लिया, याद रखना। तो इंटरेस्ट प्लस सिंकिंग फंड एप्रोप्रिएशन अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट का पार्ट कवर कर लिया। तो कभी भी आपके एग्जाम में आए तो जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस है, अगर आप बोलोगे सर और कौन से होते हैं, तो अगर मैं P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू जो भी पार्ट चार्ज करता हूँ, जैसे मैंने बोल दिया कि P&L टू गुडविल रिटर्न ऑफ कर दी, कोई भी मैं बोलता हूँ कि फिक्टिशियस एसेट मैंने चार्ज कर दी, तो अगर मुझे लग रहा है कि वो मैंने क्या करी हुई है, लेस की हुई है, तो मुझे वापस से क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। जैसे मैंने डेप्रिशिएशन टू फिक्स रेट किया, फिर P&L टू डेप्रिशिएशन किया, तो वो P&L से लेस था, तो मुझे वापस से क्या करना है, ऐड करना है, जिससे मैं कैश फ्लो की तरफ पहुँच जाऊँ। ठीक है, अब आपको दे रखा है सेम ऐसा ही प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो। जैसे आपने डेट सर्विस रेशो देखा या जैसे आपने इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखा, उसी तरीके से क्या बता रहा है नीचे, प्रेफरेंस डिविडेंड का पार्ट लो। लेकिन अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस का पार्ट है। अगर आपने इंटरेस्ट कवरेज का पार्ट लिया तो ऊपर आपने लिया था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन यहाँ पे जो लोगे वो क्या लोगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्योंकि सोचिए कि प्रेफरेंस डिविडेंड को राइट कब होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड को, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपका राइट होता है प्रेफरेंस डिविडेंड देते हो, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा,
फिर आप इक्विटी शेयर होल्डर को देते हो डिविडेंड, ठीक है। फिर जो प्रॉफिट बचा वो रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में या रिजर्व एंड सरप्लस के फॉर्म में बचा हुआ रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का पार्ट लेना है। तो यहाँ पे यही बोल रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ये क्या मेजर कर रहा है, दिस रेशो मेजर्स द एबिलिटी ऑफ फर्म टू पे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर विच कैरी ए फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, कि फर्म प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इतना सफिशिएंट प्रॉफिट पड़ा है या नहीं पड़ा। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट ज़्यादा ही होना चाहिए और डिविडेंड का पार्ट जिससे क्या हो जाए, पूरा का पूरा पे हो जाए। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। द रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब देखिए ज़्यादा ही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा, आप सोचिए कि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड वालों को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड दोगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर के पास जाएगा। तो आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉफिट तो सफिशिएंट होना ही चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होगा और आप प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड होल्डर को पे करके बैठ जाओगे तो इक्विटी शेयर होल्डर किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि उन्हें क्या लग रहा है कि एक तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा है और हमें डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं मिल रही, तो वो कहीं और जाके क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि उनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, रिस्की, तो वो कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोचेंगे ही नहीं। तो ये भी एक तरीके से ज़्यादा होना चाहिए और ये पर्टिकुलर पार्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि सही पार्ट है। या हम ये बोल सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड हम चाहे ज़्यादा दे रहे हो, लेकिन उससे ज़्यादा आपका क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये बोल रहा है दिस रेशो लाइक इंटरेस्ट कवरेज रेशो इंडिकेट द सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। एज ए रूल द हायर द डिविडेंड कवरेज रेशो द बेटर इट इज़ फ्रॉम द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो जितना ज़्यादा क्या होगा, ये होगा कवरेज रेशो होगा, उतना ज़्यादा हम क्या बोलेंगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सारा का सारा डिविडेंड मिलने के चांस रहेंगे। उसी तरीके से इसमें भी बोल सकते हो कि जितना ज़्यादा आपका कैश का पार्ट रहेगा, हम क्या बोलेंगे, कैश फ्लो कवरेज ज़्यादा है, तो इस केस में इंटरेस्ट का पेमेंट भी कर सकते हैं। और साथ साथ जो आपने सिंकिंग फंड का पार्ट भी एप्रोप्रिएशन के फॉर्म में रख रखा है कि आप जो प्रिंसिपल का अमाउंट पे करोगे इंटरेस्ट के साथ, उसके लिए भी आपने पैसा अरेंज करके रखा हुआ है, क्योंकि जब भी आप पेमेंट करते हो तो आप इंस्टॉलमेंट में जो पे करते हो तो वो इंटरेस्ट भी पे करते हो और प्रिंसिपल भी पे करते हो, या मैच्योरिटी पे आप पूरा का पूरा पेमेंट करते हो, तो आपके पास सफिशिएंट एनुअल कैश फ्लो पड़ा हुआ है, तो कवरेज आपका ज़्यादा है, ठीक। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये सारे पार्ट थे। अब देखिए रेशो में टाइम लगता है, तभी देखिए मैंने आपको एग्जांपल भी कवर कराए, किसी में नहीं कवर कराए, एक दो में, तो आप याद रखना कि उसमें थियोरटिकल पार्ट ही चांस होते हैं। जो मैंने रेशो कवर कराया है वो उसी हिसाब से कवर कराएं ताकि आपके एग्ज़ाम में आ भी जाए, तो छोटे छोटे जो भी आ जाएँ वो आप कर लो कवर। अब जो अगली वीडियो में आएगा वो आएगा आपका एक्टिविटी रेशो का पार्ट। अगर ये एक वीडियो में होता तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, दो वीडियो में बाकी जो रेशो बचे हैं, एक तो एक्टिविटी रेशो बचे हैं जिसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो, एसेट मैनेजमेंट रेशो बोलते हैं। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बचा है, इसके अलावा मार्केट टेस्ट या जिसको इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो भी बोलते हैं। तो ये हमारे 3 रेशो बचे हुए हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, तो मेरे हिसाब से 2 वीडियो में ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो का सारा पार्ट समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो ग्रुप में पूछ लेना या इंडिविजुअली भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।